हाय गाइस। तो टुडे हम लोग पूरा का पूरा लीनियर रिग्रेशन फ्रॉम स्क्रैच सीखने वाले हैं। हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल इजी भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ये जो डरावनी टर्म्स लिखी हुई है ना यहाँ पे, ये सारी की सारी एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियो तुम पूरा मेरे साथ साइड बाय साइड देख लो, तुम्हें लीनियर रिग्रेशन का पूरा चैंपियन बना दूंगा। यार मैंने ना काफी बारी ऐसा देखा है कि यार देयर इज अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम यूट्यूब के लेक्चर्स एंड कॉलेज के लेक्चर्स। कॉलेजेस में हमको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, यूट्यूबर्स नहीं पढ़ाते हैं वो। एंड आई एज अ स्टूडेंट मैं बहुत स्ट्रगल करा था। तो अब जब मैं चीज़ें सीख गया हूँ, तो दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग जो एक नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम में आती है एंड जो प्रैक्टिकली इंटरव्यूज में एमएल की रिक्वायरमेंट्स होती है। दोनों के दोनों पूरा का पूरा कवर करूंगा, ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो अपन लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन समझने से पहले कि भाई रिग्रेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे चार बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। अब तुम लोगों ने बोला कि यार देखो, एक आइडियल सिनेरियो मान लेते हैं। आइडियल सिनेरियो में जितने तुम्हारे डीएसए के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा की सीटीसी लगेगी। ऐसा प्रैक्टिकली हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, बट यूजुअली एक आइडियल सिनेरियो में इस एग्जाम्पल में समझने के लिए ऐसे मान लेते हैं। तो अब जो हमारा ए स्टूडेंट है, उसने यार 800 डेज के क्वेश्चन करे थे एंड उसकी सीटीसी लगी 1 करोड़ की। जो हमारा बी स्टूडेंट है, उसने 500 करे थे, उनकी उसकी 50 लाख की लगी है। सी ने 300 क्वेश्चन करे थे, उसकी 20 लाख की लगी। और डी ने 100 क्वेश्चन करे, उसकी 10 लाख की लगी। अभी हमने रिग्रेशन कुछ नहीं समझाया। अभी मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि इसकी जरूरत कैसे पड़ी, या तुम कहाँ ऐसे यूज कर सकते हो पोटेंशियली। ठीक है, तो अब एक चीज मानो कि यार इतना ये चार बच्चे तुम्हारे चार सीनियर्स हैं। ठीक है, तुम हो अभी थर्ड ईयर में। तुम्हें जानना है कि यार अगर मैं 400 क्वेश्चन डीएसए के सॉल्व कर लूं तो मेरी कितनी सीटीसी लगेगी। हम लोग ऐसा ही रियल लाइफ में भी तो करते ही हैं कि यार इन चारों का इतने पे इतना लगा, तो मेरा अनुमान इतना मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ कि मेरा इतने का होगा। सब लोग करते हैं। तो वाई नॉट डू दिस मैथमेटिकली पूरा का पूरा सिनेरियो। तो हमने क्या करा, देखो, चारों के चारों को ग्राफ पे प्लॉट कर दो एक्स वाई प्लेन पे। डीएसए एक्स एक्सिस पे और सीटीसी वाई एक्सिस पे। अब इन चारों का डेटा हमने प्लॉट कर दिया। अब तुम जो बालक हो, तुम्हें 400 क्वेश्चन पे कितनी सीटीसी लगेगी इसको मॉडल करना है। अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है ना, इस टाइप की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम। जब तुम एक गिवन डेटा से कोई एक रियल नंबर प्रिडिक्ट करना चाहते हो, जैसे सीटीसी एक रियल नंबर है, वो एक डिस्क्रीट चीज थोड़ी ना है, वो एक ऐसी चीज थोड़ी ना कि भाई या तो वो जीरो होगी या फिर वन होगी या फिर टू होगी, बस और कुछ नहीं हो सकती, ऐसा थोड़ी ना है यार। जो तुम्हारी रिग्रेशन है, रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि भाई सीटीसी तो कुछ भी हो सकती है। सीटीसी तेरी 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ कितनी भी हो सकती है। वो तो एक रियल नंबर है ना। तो इसलिए तुम्हारी ये टाइप की प्रॉब्लम जिसमें तुम जो प्रिडिक्ट करना चाहते हो, वो प्रिडिक्ट वाला जो आउटपुट होता है, अगर वो एक रियल नंबर है तो उसे तुम कह देते हो रिग्रेशन प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलो। अब थोड़ी सी सीटीसी प्रिडिक्टर पे चर्चा करते हैं। चर्चा कैसे करें, देखिए, थोड़ी बहुत टर्म्स हैं जिसको हम समझेंगे साइड बाय साइड, समझते समझते चलते हैं। अब देखो, जो चार सीनियर्स का तुम्हारे पास डेटा है और सीटीसी है, वो तुम्हारे मॉडल का डेटा हो गया, वो प्रिडिक्टर्स डेटा हो गया। ठीक है, अब जो सीटीसी है वो तुम्हारी आउटपुट है। आउटपुट है, ठीक है। सीटीसी इज द थिंग विच यू वांट टू प्रेडिक्ट। अब जो सीटीसी है वो आइडियल सिनेरियो पे किस पे डिपेंडेंट है, कितने तुम डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो डीएसए क्वेश्चन पे सीटीसी डिपेंडेंट है, इसलिए तुम सीटीसी को क्या बोलते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी चीज तुम प्रिडिक्ट करते हो वो तुम्हारे इनपुट पे या फिर जो चीजें ऑलरेडी हो रखी है, जैसे इस केस में डीएसए क्वेश्चन, उस पर डिपेंडेंट रहती है। जैसे इस केस में हम लोगों ने ये देखा कि यार जितने ज्यादा डीएसए क्वेश्चन होंगे उतनी ज्यादा तुम्हारी सीटीसी होगी, ये जो ट्रेंड है। अब सीटीसी किस पे डिपेंडेंट है, डीएसए क्वेश्चंस पे, तो सीटीसी डिपेंडेंट है ना। इसलिए तुम लोग कह सकते हो कि यार सीटीसी इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड डीएसए डीएसए क्वेश्चन यार हर बच्चे का ओन फ्री विल है। कौन कितनी मेहनत करता है वो तो डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वो किसी पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं है जैसे सीटीसी डिपेंडेंट है।
इसलिए डीएसए हो जाता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे। जैसे वो चार बच्चों ने जितने भी डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करे, 800 वालों ने अपने विल से 800 करे, 300 वालों ने अपने विल से 300 करे, 100 वालों ने अपने विल से 100 करे, तो वो डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मान लो कि तुम सीटीसी वाले को y बोल रहे हो और डीएसए वाले क्वेश्चन को x बोल रहे हो, बस हमने नाम चेंज कर दिया है। थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स देर घुसाते हैं, बस नाम चेंज करा है और कुछ नहीं करा है। ठीक है। हाँ जी। अब अपना इनिशियल गोल क्या था? अपना इनिशियल गोल ये था कि भाई ये चार बच्चों के डीएसए और सीटीसी लेके मुझे यार, मेरे को मैं 400 क्वेश्चन कर लूंगा, इतना मुझे पता है। तो मेरी कितनी सीटीसी होने वाली है ये बता दो। सिंपल। तो देखो, अपना जो बेसिक सा गोल होने वाला है वो क्या होने वाला है? अपना बेसिक सा गोल ये होने वाला है कि यार मेरे पास डीएसए क्वेश्चंस है और मेरे पास सीटीसी है। इन दोनों को, चार सीनियर्स की ये दोनों डेटा यूज करके मैं कितना अच्छा प्रिडिक्शन जनरेट कर सकता हूँ। सही बात है, सही बात है। ये हमारा अल्टीमेट गोल है, कितना प्रिडिक्शन मैं अपने लिए अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। ठीक है। अब अपने लिए अप्रोक्सीमेट करने का क्या मतलब है कि यार मैं अभी तो थर्ड ईयर में हूँ, मुझे पता है कि यार मैं 400 क्वेश्चन फोर्थ ईयर तक कर लूंगा। तो मुझे एक अप्रोक्सीमेशन, एक अच्छा अप्रोक्सीमेशन चाहिए कि यार मेरी एक्चुअली में कितने के अराउंड सीटीसी लग सकती है। एक्चुअल किसी को नहीं पता है अभी, बट मैं अप्रोक्सीमेट करना चाहता हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली ये आता है कि भाई अप्रोक्सीमेट करें तो करे कैसे, ये तो बताया ही नहीं। कैसे करे प्रिडिक्ट, ये तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं करा है कि प्रिडिक्शन कैसे होने वाली है। ठीक है। अब प्रिडिक्शन कैसे होने वाली है, तुम एक चीज समझो कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। तो नेचुरल सी एक बात है कि यार जो भी हम लोग करने वाले हैं वो लीनियर होगा। ऑब्वियसली इस केस में मैं थोड़ी तुम्हें वेग डेफिनेशन दे रहा हूँ, इसका आगे हम लोग एग्जैक्ट बिल्कुल पढ़ेंगे। बट तुम ऐसा समझो कि यार अगर तुम्हारे पास कोई भी 2D में डेटा सेट है, मानो तुम्हारे पास डीएसए क्वेश्चन है एंड सीटीसी तुम्हें प्रेडिक्ट करनी है, तो जब भी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज होगी जिसपे सीटीसी डिपेंड कर रही होगी, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग बोलोगे कि भाई एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग कितना अच्छा मॉडल कर सकते हैं। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही प्रिडिक्शन बनाएंगे पूरी। ठीक है। बेसिकली कैसा भी डेटा हो, तुम्हारा गोल हमेशा क्या रहेगा कि यार मैं कितनी अच्छी स्ट्रेट लाइन इसमें डाल सकता हूँ। फिर प्रिडिक्शन कैसे होगी? मान लो, यार मान लो देखो, तुमने स्ट्रेट लाइन, ये तुम्हारे चार डेटा पॉइंट्स थे एंड स्ट्रेट लाइन तुमने कुछ ऐसी बना दी। ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन अगर तुमने बना दी तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यार ये तुम्हारा मॉडल है। मैंने बोला कैसे मॉडल है? अगर मेरे पास 400 क्वेश्चन थे तो मैं अपनी सीटीसी कैसे प्रिडिक्ट करूँ? अब तुम अपनी सीटीसी कैसे प्रिडिक्ट करोगे? यार मान लो कि यही तुम्हारी सच्चाई है, यही तुम्हारा ट्रेंड है जो तुमने चार सीनियर से सीखा। तुमने चार सीनियर से अपने दिमाग में कैलकुलेशन लगाई कि यार अच्छा ऐसा 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 हो रहा है, तो ये लाइन बननी चाहिए। ये तुम्हारे दिमाग में लाइन बन चुकी है कि यार इतने पे इतना मिल रहा है, इतने पे इतना मिल रहा है, चाहे वो सच्चाई हो या नहीं हो, तुम्हें ट्रेंड पता लग चुका है कि भाई इस ट्रेंड से चीजें चल रही हैं, इस ट्रेंड से ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तुमने अपने दिमाग में एक स्ट्रेट लाइन बना दी कि यार इस ट्रेंड से फॉलो हो रहा है, ये ट्रेंड तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है। ठीक है। अब अगर ये तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, तो तुमने बोला कि भाई अगर मेरे 400 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो मेरे इस ट्रेंड के हिसाब से इतनी, ये तुम्हारा प्रिडिक्शन होगा, प्रिडिक्टेड सीटीसी। ये तुम्हारी प्रेडिक्ट सीटीसी होने वाली है। देखो, जैसे यहाँ पे जब मैंने चार सीनियर्स का एग्जांपल था, उससे तुमने दिमाग में सोचा कि यार इन चारों पॉइंट से मैं कौन सा ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, और वो ट्रेंड एक सीधी लाइन से होना चाहिए। तो मैंने बोला कि यार ये सीधी लाइन वाला ट्रेंड मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। और अगर मेरे 400 क्वेश्चन सॉल्व करें तो 400 क्वेश्चन के मुताबिक मेरे इतने कुछ, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से कम, 30 लाख अपन अराउंड मान लेते हैं बननी चाहिए मेरी सीटीसी, अगर मैंने 400 डीएसए क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं तो। समझ में आई बात? अब इस लॉजिक को अपन थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं। फॉर्मलाइज करते हैं, चलो। अब तुम एक बात समझो कि यार तुमने इनिशियली क्या बोला था कि तुम्हारा वाई क्या है? सीटीसी। सही बात है। ये है तुम्हारा जो प्रिडिक्ट करना है, जो प्रिडिक्ट करना है, राइट। बेसिकली वाई जो है हमारा गोल है, प्रिडिक्ट करना है। एक्स क्या है? डीएसए क्वेश्चन। ठीक है।
और मैंने तुम्हारे दिमाग में ये बोला कि यार जो भी तुम ट्रेंड डिसाइड करोगे वो एक सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर तुम इस ग्राफ को वापस देखो तो क्लास 10th में तुम्हें ये लाइन सिखा रखी है ऑलरेडी। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्लास 10 में सिखा देते हैं कि यार अगर ये तुम्हारा x है बच्चों और ये अगर तुम्हारा y है तो एक सीधी लाइन की इक्वेशन कैसे बनती थी? एक सीधी लाइन की इक्वेशन बनती थी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यहाँ पे तुम्हारा x क्या होता था? x होता था तुम्हारा x एक्सिस वाला, y होता था तुम्हारा y एक्सिस वाला। m क्या होता था जी? m होती थी तुम्हारी स्लोप। और c क्या होता था जी? c होता था तुम्हारा इंटरसेप्ट। ठीक है। m तो होता था तुम्हारा स्लोप और c होता था तुम्हारा इंटरसेप्ट। ये है क्लास 10th। ठीक है। अच्छा, अब इससे हमको क्या फायदा होगा? मैंने बोला बिल्कुल फायदा होगा। क्यों? अगर तुम इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, राइट? तो तुम लोग एसेंशियली क्या कह रहे हो कि यार मैंने ना सी टी सी जो तुम्हारा y था और डी एस ए जो तुम्हारा x था, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बना लिया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लिया। तुम इसकी पावर समझ रहे हो? तुमने y जो तुम्हारा सी टी सी था और x जो तुम्हारा डी एस ए था, तुमने y और x के बीच में एक लिनियर रिलेशनशिप, एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर दिया है। अब अगर तुम कंसिस्टेंट होना चाहते हो लिटरेचर से, तो हम लोग एक चीज कह देते हैं कि देखो, दो तरीके के वाई होते हैं। एक वाई होता है सीटीसी, जो एक्चुअल सीटीसी है, जो तुम्हारे सीनियर्स के पास है। ठीक है। जो तुम्हारे पास एक्चुअली में है, जो कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है उसके अंदर, भाई वो चार सीनियर्स की इतनी इतनी सीटीसी लग गई है। और एक होता है तुम्हारा वाई कैप। वाई, वाई के ऊपर टोपी चढ़ा दी। इसका मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन। इसका मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन। कि यार मॉडल का आउटपुट, ठीक है, जो भी तुम्हारा मॉडल है उसका जो आउटपुट होगा वो तुम्हारा वाई कैप बोल देते हैं। तो जब हम लोग तुमसे ये कहते हैं कि यार इन चार सीनियर्स के डीएसए क्वेश्चन से हम लोगों ने एक मॉडल ट्रेन करा और उस मॉडल से हम लोग इन्फ्रेंस निकालना चाहते हैं, तो जो भी तुम्हारे मॉडल का आउटपुट होगा उसको अपन कह देते हैं वाई कैप। ये तुम्हारे मॉडल का आउटपुट है। तो हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी बन जाती है, वाई कैप इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी एम और सी के बारे में मैंने कोई कमेंट नहीं करा है, उसको अपन बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक्स क्या होगा? एक्स होगा तुम्हारा इनपुट, और यहाँ पे तुम्हारा इनपुट क्या है? डीएसए क्वेश्चन, राइट? हाँ जी। तो अब अगर तुम जो नादान बालक हो, तुम नादान बालक को 400 डीएसए क्वेश्चन पे कितनी सीटीसी थी वो प्रिडिक्ट करनी थी। तो प्रिडिक्टेड प्रिडिक्टेड सीएस प्रिडिक्टेड सीटीसी तुम लोगों की क्या हो जाएगी? वाई कैप। एंड अगर तुम इस इक्वेशन के अंदर 400 डालोगे तो बेसिकली वाई कैप इज इक्वल टू एम इंटू 400 प्लस सी। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी? सीटीसी प्रेडिक्टर का आउटपुट, सीटीसी प्रेडिक्टर आउटपुट एट डीएसए क्वेश्चन इक्वल टू 400। ठीक है। तो 400 डीएसए क्वेश्चन करने के बाद तुम्हारे पास कितनी सीटीसी प्रेडिक्ट होगी वो इस इक्वेशन से आ जाएगी। ठीक है। अब हम लोग लीनियर रिग्रेशन में जैसे रिसर्च पेपर्स पे आते हैं तो जो कन्वेंशन ऑलरेडी फॉलो हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है। अभी हमने एम और सी पे कोई कमेंट नहीं करा है, अभी वो तुम मान लो कि कुछ अननोन्स है, बट इस ये दिस मॉडल वर्क्स। ठीक है, ये ऐसे तो मान लो। अब लिटरेचर के साथ अगर हम कंसिस्टेंट होना चाहें तो ये जो एम होता है ना, जो तुम्हारा स्लोप होता है, इसको अपन 10th में तो एम बोलते थे, लीनियर रिग्रेशन की भाषा में हम इसको डब्ल्यू बोल देते हैं। और जो तुम्हारा सी है, हम लोग उसको पहले क्या बोलते थे? सी तो तुम्हारा इंटरसेप्ट होता था। अगर तुम याद करो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी? ये अगर तुम्हारी लाइन है तो ये तुम्हारा होता था सी, ये एक्स, ये वाई, और ये तुम्हारा थीटा, और टैन ऑफ थीटा तुम्हारा क्या होता था? वाई बाई एक्स, जिसको अपन एम कहते थे, राइट?
राइट? एम कहते थे, सही बात है। तो अगर हम इसे एम कहते थे तो हम लोगों ने क्या बोल दिया, हम लोगों ने बोल दिया कि भाई इसको एम की जगह हम लोग डब्ल्यू बोल देंगे और सी की जगह हम लोग इसको बी बोल देंगे। ठीक है, सी की जगह हम लोग इसको क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने समझ लिया कि यार सिर्फ एक डीएसए वेरिएबल यूज करके और सीटीसी यूज करके हम लोग कैसे अपना जो मॉडल है उसको बना सकते हैं एंड उसमें से कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे 400 डालेंगे तो वाई कैप इज इक्वल टू 400m प्लस सी। फिर हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग कैसे कैसे मॉडल करते हैं, जैसे हम लोग क्लास 10 में करते थे। एंड फिर हम लोगों ने क्या बोला कि यार एम को डब्ल्यू बोल दो और सी को बी बोल दो। सिंपल। अब एक बहुत नेचुरल क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि यार इज डीएसए क्वेश्चंस द ओनली मेट्रिक फॉर सीटीसी? द आंसर इज नो। ये तो तुमने भी सोचा होगा कि यार सिर्फ डीएसए से सीटीसी तो नहीं आती है, नहीं मिलती है। दैट इज अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन, राइट? सिर्फ डीएसए से सीटीसी तो नहीं मिलती है। तो भाई जो अपना चिंटू है, जो अपना नादान बालक था, वो नादान बालक उन 4 सीनियर्स के पास गया। ठीक है, उन चारों सीनियर्स ने उन चारों सीनियर से उसने ये पूछा कि यार मुझे आपके डीएसए क्वेश्चंस पता है, आपकी सीटीसी पता है, क्या मैं आप लोगों की सीजीपीए भी जान सकता हूँ चारों की? भाई ने उनसे ये पूछ लिया और उन चारों सीनियर्स ने भाई को ये वापस बता दिया। बढ़िया हो गया ये तो अब जो अपना नादान बालक है, अपने नादान बालक के पास 3 चीजें आ चुकी हैं। अपने नादान बालक के पास क्या क्या आ गया है? अपने नादान बालक के पास आ गया है कि यार जो अपना ए स्टूडेंट था उनकी सीजीपीए, डीएसए क्वेश्चन एंड सीटीसी, ऐसा चारों स्टूडेंट्स के लिए उसके पास आ चुका है। ठीक है, अब नादान बालक क्या करना चाहता है? नादान बालक ने बोला कि यार मैंने डीएसए से सीटीसी प्रिडिक्ट करना तो सीख लिया, बट क्या मैं डीएसए और सीजीपीए से सीटीसी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। पर मैंने एक डेफिनेशन बोल दी, मैंने बोला कि यार देखो, डीएसए और सीजीपीए ये दोनों तुम्हारे फीचर्स हैं। लीनियर रिग्रेशन में फीचर्स क्या होते हैं? जो भी तुम्हारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो तुम्हारे फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले तुम्हारे पास सिर्फ डीएसए इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो वो तुम्हारा फीचर था। यहाँ पे तुम्हारे पास डीएसए और सीजीपीए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो तुम्हारे क्या हो गए, फीचर्स हो गए। ठीक है जी। तो अब हमारे नादान बालक ने सोचा कि यार इन दोनों फीचर्स को यूज करके मैं कैसे प्रिडिक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब एक शिफ्ट करना पड़ेगा हम लोग को। हमारे इनिशियल सिनेरियो क्या था कि यार ये तुम्हारा सीटीसी, ये तुम्हारा डीएसए, तुम लोगों को बेसिकली ये चारों पॉइंट्स प्लॉट हो गए थे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थी, ये चारों सीनियर्स का डेटा आ गया। बट अब क्या दिक्कत हो गई? अब दिक्कत ये हो गई कि यार अब तो मेरे पास सीजीपीए भी है, उसको कैसे प्लॉट करूं मैं? उसकी तो जगह ही नहीं है यहाँ पे। तो उसकी जगह बनाने के लिए हम लोगों ने बोला कि यार ये था हमारा 2D। 2D का मतलब क्या है कि यार अपना जो नॉर्मल प्लेन है, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन है, तो वो तुम्हारी 2D हो गई। हमने बोला कि यार ये अब इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि अब तुम्हारे पास सीजीपीए आ गई जिसको तुम मॉडल नहीं कर पा रहे हो। तो हम लोगों ने बोला कि अच्छा तुम्हारे पास सीजीपीए आ गई है, तो फिर हम लोग 2D से 3D पे मूव कर जाते हैं। 3D पे मूव कर गए जी। 3D पे हम लोगों ने क्या बोला कि यार ये हो गया तुम्हारा डीएसए एंड ये हो गया तुम्हारा सीजीपीए, सीजीपीए। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी सीजीपीए। अब इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट स्टूडेंट था, फर्स्ट स्टूडेंट के डीएसए क्वेश्चन और सीजीपीए बहुत अच्छी है। फिर सेकंड क्वेश्चन के डीएसए थोड़े से कम है और सीजीपीए थोड़ी सी कम है। थर्ड के डीएसए और कम है, सीजीपीए और कम है, और फोर्थ के और भी कम है। तो इस ग्राफ को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि ये देखो, डीएसए क्वेश्चन कितने थे ए स्टूडेंट के? 800। सीजीपीए उसके मान लो 8.8, उसने 8.8 बताई। फिर इसके मान लो बी स्टूडेंट जो था, इसके थे 500 एंड इसकी सीजीपीए मान लो 8.2। फिर जो सी स्टूडेंट था 300, सीजीपीए मान लो 7.5 एंड जो डी स्टूडेंट था उसके 100 एंड सीजीपीए मान लो 6। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस ग्राफ का ब्रेकडाउन समझ लिया कि ये ग्राफ कुछ नया नहीं है, 3D कुछ नया नहीं है। हमने बस यहाँ पे सीजीपीए और डीएसए प्लॉट कर दिया है।
अब अगर सीजीपी और डीएसए प्लॉट कर दिया तो बेसिकली जैसे हमारे पास वहाँ पे डीएसए था और सीटीसी थी, यहाँ पे हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर बच्चे का सीजीपीए है और डीएसए है, और इससे हम लोगों को सीटीसी प्रेडिक्ट करनी है। सिंपल सी बात है। तो अब ऑलरेडी हमको चारों की सीटीसी गिवन है, तो हमको चारों की सीटीसी गिवन है, तो हमने चारों की सीटीसी भी बेसिकली, अगर ए की सीटीसी कुछ यहाँ थी, बी की कुछ यहाँ थी, सी की कुछ यहाँ थी और डी की कुछ यहाँ थी, तो ये हो गया तुम्हारा डेटा फॉर द मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। जब भी तुम्हारे पास एक से ज्यादा फीचर्स होते हैं तो तुम लोग क्या बोल देते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। एक फीचर में, सिंगल फीचर में उसको अपन क्या कहते हैं, वन फीचर। वन फीचर का मतलब होता है यूनिवेरिएट, एंड मोर देन वन का मतलब क्या होता है, मल्टी। सिर्फ टर्म्स हैं ये, अगर कहीं देख लो तो घबराना मत। वेरिएट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है जी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सीख लिया कि देखो, दो फीचर्स में थ्री डी प्लॉट करना पड़ता है। अब थोड़ी सी इसकी विजुअलाइजेशन सीखते हैं। देखिए, अब तुम यहाँ पे देखो, ये हो तुम, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई इसका पैकेज क्या होगा। जैसे हम लोगों ने वहां पे क्या करा था, हम लोगों ने वहां पे बोला था कि देखो, तुम्हारे पास ये स्ट्रेट लाइन है, एंड ये तुम्हारे जो 400 क्वेश्चन है, इसका जो भी आउटपुट होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा, एंड यही तुम्हारा आउटपुट होगा, जो तुम्हारे मॉडल का आउटपुट होगा। मैंने बोला सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यार तुम्हारे पास है दो इनपुट, तुम्हारे पास है सीजीपीए और तुम्हारे पास है डीएसए क्वेश्चन। तो तुमने क्या बोला कि यार सीजीपीए और डीएसए क्वेश्चन का एक 2D प्लॉट बनाओ। मैंने और भी बच्चे इंट्रोड्यूस कर दिए अपने से, तो ये सारे के सारे सीनियर्स का डेटा मान लो। जब तुम इस डेटा को 3D में प्लॉट करोगे तो तुम उनकी सीटीसी प्लॉट करोगे। तो हमने बोला कि हाँ, अगर ये तुम्हारा डीएसए क्वेश्चन है, ये तुम्हारा सीजीपीए है, तो तुमने 3D में सबका सीटीसी प्रेडिक्ट करा, ये तुम्हारा सीटीसी है, ठीक है। तो तुमने सबका सीटीसी प्लॉट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन में जब तुम्हारे पास सिर्फ दो फीचर होते हैं, तो हम लोगों ने 1D के अंदर, हमने यूनिवेरिएट के अंदर क्या करा था, हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी थी। मल्टीवेरिएट के अंदर तुम लोग लाइन की जगह प्लेन ड्रॉ करते हो। प्लेन क्यों ड्रॉ करते हैं सर? प्लेन इसलिए ड्रॉ करते हैं क्योंकि 2D के अंदर, 2D के अंदर तुम लोग एक लाइन के थ्रू दोनों रीजन्स को सेपरेट कर सकते, राइट, राइट। वो लाइन जो होती है, उस लाइन का इक्विवेलेंट 3D के अंदर प्लेन होता है। तुम प्लेन को कुछ नया मत समझो, तुम प्लेन को बस ये समझो कि यार अगर 2D में लाइन लगती थी तो वो सेम काम 3D में प्लेन करेगा। दैट्स वाई लाइन का बड़ा भाई इज प्लेन, ठीक है। तो ये जो प्लेन है तुम्हारा, अब ये तुम्हारा हो गया मॉडल। और एक मॉडल पे इन्फ्रेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं कि भाई 400 डीएसए क्वेश्चन, मैंने क्या माना कि 400 डीएसए क्वेश्चन कर रखे हैं, 7 सीजी है भाई की, तो जो मेरा नादान बालक है उसकी एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या होगी, दोनों फैक्टर को कंसिडर करके, डीएसए और सीटीसी, प्लेन पे जहाँ से इंटरसेक्ट करेगा। जैसे 2D में हमने क्या करा था, 400 डीएसए क्वेश्चन लिए थे और जो इंटरसेक्शन था वो तुम्हारा प्रिडिक्टेड आउटपुट बन गया था। यहाँ पे प्रिडिक्टेड आउटपुट क्या बनेगा तुम्हारा, जब तुम प्लेन से ये इंटरसेक्शन करवाओगे, तो ये पॉइंट तुम्हारा हो गया प्रिडिक्टेड आउटपुट, ठीक है जी, बढ़िया है जी। तो यार अब तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ग्राफिकली देख ली है कि यार हम लोग ग्राफिकली मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन को कैसे संभालते हैं, ग्राफ में प्लेन बनता है, प्लॉटिंग से यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं कि यार एक्चुअली में इसकी मैथ्स कैसे काम करती है, ठीक है जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। मतलब एक आपके पास नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होगी जो एक इनपुट और एक आउटपुट ले चले। अब जब हम लोग मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन में आए, तो हम लोगों ने बोला कि यार यहाँ पे तो प्लेन बनता है, और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है इन फॉर्म ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जो हमारा प्लेन बना था वो इस फॉर्म का बनेगा। अब ये इक्वेशन कैसे आई सर?
सिंपल सी बात है, देखो यार इक्वेशन कैसे आई। इक्वेशन इस तरीके से आई कि यार अगर तुम प्रीवियस स्लाइड पे जाओ, ठीक है, अगर तुम प्रीवियस स्लाइड पे जाओ तो तुम लोग को ये मिलेगा कि यार यहाँ पे ये प्लेन बन रहा है। अब अगर प्लेन बन रहा है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। जिन्होंने क्लास 11th में पढ़ा है प्लेन का इक्वेशन, दे नो कि यार अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो ये इजीली वो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वाले फॉर्मेट में आ सकती है इक्वेशन। यहाँ पे तुम्हारा x मान लो तुम्हारा सी जी पी ए है, z तो मान लो कि तुम्हारा सी टी सी डी एस ए क्वेश्चन है, एंड y तुम लोग मान लो तुम्हारा क्या है, सी टी सी है, एंड ये तुम्हारा हो गया इंटरसेप्ट या फिर बायस। इस फॉर्मेट में आप रिड्यूस कर सकते हैं इस पूरी चीज़ को। ठीक है, हमने बोला ओके है जी। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन क्या आता है कि यार इसमें तो तुमने लिख दिया, व्हाट नेक्स्ट? अगर मान लो तुम्हारे पास 3 इनपुट आते हैं। अब तुम्हारा चिंटू गया सीनियर के साथ, वो पूरा इंटरव्यू लेने लग गया उनका। उसने बोला कि यार सी जी पी ए दे दो, सी टी सी दे दो, वर्क एक्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उसने मान लो 3 इनपुट ले दिया। अब 3 इनपुट दे दिए, तुम्हारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? इसी का जनरलाइजेशन कैसे? w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस b, ये हो गया तुम्हारा जनरलाइजेशन इसका। ऐसे ही अगर मैं चलते रहूं, अगर चिंटू और इनपुट्स मांगता रहे, मान लो उसने 4 5 6 इतने सारे इनपुट्स मांगे, मान लो उसने करते करते n एक आर्बिट्री नंबर है वो इनपुट्स मांगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 प्लस चलते 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 wn प्लस b। ये हो गई तुम्हारी मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन विथ n इनपुट्स या फिर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। बेसिकली यहाँ पे हम लोग कहना चाह रहे हैं कि यार चिंटू ने ना n चीज़ें उनसे पूछ ली, n की n कुछ भी हो सकती हैं। चिंटू ने बेसिकली अगर देखो n इक्वल टू 1 होगा तो चिंटू ने सिर्फ डी ए से पूछा था जो हमने सिंगल देखा। फिर n इक्वल टू 2 था तो चिंटू ने डी ए से और सी जी पी ए पूछी थी, राइट। अब अगर n इंटू 3 है तो मान लो डी ए से सी जी पी ए इंटर्न एक्सपीरियंस या फिर वर्क एक्सपीरियंस देख लिया चिंटू ने। फिर n इक्वल टू 4 पे एक और इनपुट आया, ऐसे करते करते बहुत सारे n हो सकते हैं। सबका फॉर्मेट ऐसा ही रहने वाला है। अब अगर तुम इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखो, y तुम्हारा आउटपुट है, x1 x2 x3 से लेकर के xn तुम्हारे फीचर्स हैं, तुम्हारे इनपुट्स हैं, राइट। अब जो इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ ये हो रही है कि यार प्लस ऑपरेटर है, यानी कि इनपुट इनटू समथिंग का एडिशन हो रहा है। इनपुट इनटू समथिंग का एडिशन, इनपुट इनटू समथिंग का एडिशन। ठीक है, अब इनपुट इनटू समथिंग पूरे का एडिशन हो रहा है, ऐसे सारे के सारे इनपुट्स का एडिशन हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या है कि y जो निकल रहा है ना तुम्हारा, इट इज व्हाट, इट इज, खुद सोचो इसको, अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं यार ये कुछ सम हो रहा है बट कुछ अलग सा सम है, कुछ वेट्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे इनपुट्स को, कुछ वेट्स के साथ हम लोग हमारे इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐड करने से पहले। तो ये क्या हो गया? वेटेड सम ऑफ इनपुट्स। दैट्स वाई जो तुम्हारा आउटपुट हो गया लीनियर रिग्रेशन में, वो वेटेड सम ऑफ इनपुट्स आता है प्लस योर इंटरसेप्ट या फिर एक और टर्म होती है जो तुम्हारा बी होता है, इसको या तो अपन इंटरसेप्ट बोलते हैं या फिर इसको अपन लीनियर रिग्रेशन में क्या बोलते हैं? बायस। अगेन लिटरेचर की चीज़ है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बायस। एंड W1 से लेकर के WN जो तुम्हारे वेट्स हैं, जो इसको वेटेड सम बना रही है, उसको क्या बोलते हैं अपन? तो W1 से लेकर के WN को अपन क्या बोलते हैं? सॉरी, वेट्स। इसको अपन क्या बोलते हैं? वेट्स।
ठीक है जी, ये हम लोग समझ गए कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, राइट। तो यार हम लोगों ने अभी तक ये सीखा कि यार मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन में वेटेड सम कैसे हम लोग एक चीज़ों का बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने समझ लिया कि यार y इज इक्वल टू w1x1 प्लस w2x2 से लेकर के wn तक प्लस b n इनपुट्स के साथ हमारा लीनियर रिग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि यार मान लो हमने स्टार्टिंग कैसे करी थी, w1x1 प्लस w2x2 से लेकर के wn प्लस b। अब तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि यार तुम्हारे पास जो स्टूडेंट ए था, ठीक है, उसका डीएसए क्वेश्चन थे 800, सीजीपीए थी 8.8। अब हम लोगों ने क्या बोला कि यार अगर हमको उसका इन्फ्रेंस निकालना है कि यार हमारा मॉडल कितना आउटपुट दे रहा है, दिस इज द ट्रू आउटपुट, मॉडल कितना आउटपुट दे रहा है, तुम लोगों ने W1 × 800 प्लस W2 × 8.8 प्लस B। ठीक है जी, अब इसी चीज़ को यार मैं थोड़ा बड़े से सम की जगह थोड़ा कंसाइजली लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? सिंपल है, अगर हम अगर हम लोग यहाँ पे बोलें कि यार जिन लोगों को मैट्रिसेस पता है, अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करें तो क्या हम ये अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ W1 W2 ट्रांसपोज 800 8.8 बायस, तो ये क्या बन जाएगा? W1 W2 800 8.8 प्लस B विच इज द बायस। ठीक है, अब नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये कंसाइज रिप्रेजेंटेशन हमने अभी तक सिर्फ एक डेटा पॉइंट के करी है विच इज द स्टूडेंट ए। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हम लोग यही रिप्रेजेंटेशन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं, तो ये हम लोग एक ही मैट्रिक्स में सारे के सारे डेटा वेक्टर्स को इंक्लूड कर पाएंगे। सारे के सारे जो हमारे इनपुट्स हैं, सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इंक्लूड कर पाएंगे। वाह भाई, ये तो बढ़िया हो जाएगा। कैसे करेंगे? सिंपल है, देखो। इरेज हो जा भाई, इरेज हो जा भाई। ठीक है, देखो जी। तो अब हम लोगों ने बोला कि यार तुम्हारे पास थे है टोटल, हाँ, अब मानो तुम्हारे पास है n इनपुट्स, मतलब n स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड तुम्हारे पास है d फीचर्स। फीचर्स म्हणजे फीचर्स का मतलब है ये है कि यार d मतलब क्या है, डीएसए, सीजीपीए, वर्क एक्सपीरियंस, ऐसे करते करते तुम्हारे पास इन टोटल काउंट है d। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा स्टूडेंट ए है, जिसके पास पहले सिर्फ दो चीज़ें थी, अब तुम्हारे स्टूडेंट ए के पास होंगी डी चीज़ें। डीएसए होगा, सीजीपीए होगा, ऐसे डी थिंग्स। ठीक है, एंड ऐसे एन स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट ए की तरह एन स्टूडेंट। जैसे हमने पहले एग्जांपल में 4 स्टूडेंट्स लिए थे, अब हम लोग एन स्टूडेंट्स को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे। करेक्ट, करेक्ट। अब इनका जनरलाइजेशन कैसे होना चाहिए, देखो। अब हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल वाई रिप्रेजेंट्स आउटपुट फॉर ऑल एन स्टूडेंट्स। मतलब कैपिटल वाई के पास क्या है? सीटीसी ऑफ ऑल एन, फोर नहीं, अब तो एन है ना, एन स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इक्वल टू वेट वेक्टर ट्रांसपोज एक्स प्लस बीटा। ठीक है, देखने में बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है, बट हमने एसेंशियली यहाँ पे करा वही है जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है, हमने एग्जैक्टली वही यहाँ पे करा है जो हम पहले कर रहे थे। एक्स क्या है आपका? डेटा वेक्टर, डेटा मैट्रिक्स, वेक्टर नहीं है, मैट्रिक्स है। ठीक है, एक्स है तुम्हारा डेटा मैट्रिक्स। डेटा मैट्रिक्स में क्या क्या आता है? अगर डेटा मैट्रिक्स को अपन ध्यान से देखें तो डेटा मैट्रिक्स में आता है, पहली जो रो होगी वो होगी स्टूडेंट ए। हर एक जो रो है इसकी,
हर एक रो रिप्रेजेंट करेगी तुम्हारा एक स्टूडेंट, एंड जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए, एंड जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए d, क्योंकि तुम्हारे पास d फीचर है। स्टूडेंट ए के पास d चीजें हैं बताने के लिए, राइट, DSA CGPA ऐसे ऐसे उसके पास d थिंग्स हैं। तो ये जो तुम्हारी विड्थ ऑफ अ रो है, जो तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम्स है वो होंगे तुम्हारे डी, एंड जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ रोज हैं वो होंगे तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि तुम्हारे एन। तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कलर चेंज कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा x11 x12 x13 से लेकर के x1 d, नॉट एन, डी, ठीक है। एंड नीचे अगर हम करते जाएं तो x21 x31 ऐसे करते करते xn1 ऐसे करते करते आगे तक xnd, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सारा का सारा खेल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा रो है ये है स्टूडेंट वन का डेटा, ये तुम्हारा स्टूडेंट टू का डेटा, ऐसे करते करते सारे स्टूडेंट का डेटा इसी डेटा मैट्रिक्स में आ गया। अगर तुम सोचो कि यार डब्ल्यू क्या है, बताओ। हर एक डेटा सैंपल के लिए, जैसे स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए के पास डी फीचर्स हैं, अगर डी फीचर्स हैं तो हमारी इक्वेशन क्या कहती है कि भाई जितने तुम्हारे फीचर्स हैं उतने तुम्हारे वेट्स होने चाहिए। तो डब्ल्यू भी हर एक डेटा सैंपल के लिए डी अंदर ही अंदर उसके होंगे। देखो, हर एक फीचर के लिए एक वेट होता है, सही बात है। तो अगर डी फीचर्स है तो डी डब्ल्यूज होंगे, राइट, डी डब्ल्यूज होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार अगर टोटल में तुम्हारे पास एन डेटा पॉइंट्स थे, एन स्टूडेंट्स थे, तो हर एक एन स्टूडेंट के पास अपने अपने डी वेट्स होंगे। हर एक हर एक बच्चे के पास अपने अपने डी वेट्स होने वाले हैं। बायस के लिए क्या होगा, बायस के लिए तो सिंपल है यार, बायस का क्या होगा, बायस तो भाई हर एक डेटा सैंपल के पास एक ही बायस होता है, राइट। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको, है ना। हर एक डेटा सैंपल के पास एक ही बायस होता है। अब अगर हर एक डेटा सैंपल के पास एक ही बायस होता है तो बायस में टोटल क्या होने वाला है, बायस तो टोटल 1 क्रॉस n होने वाला है, 1 क्रॉस n, n क्रॉस 1 होने वाला है, ठीक है। बेसिकली बायस तो क्या होगा, बायस तुम्हारा एक वेक्टर हो जाएगा b1 से लेकर के bn तक, हर एक डेटा सैंपल के लिए तुम्हारे पास वेक्टर है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में स्ट्रक्चर होने वाला है। एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एवरी डेटा सैंपल, एवरी वेट, एवरी बायस, एंड सारे के सारे डेटा सैंपल्स का आउटपुट भी रिप्रेजेंट करता है दिस इक्वेशन, ठीक है। तो यार हम लोगों ने ये सीख लिया कि यार मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में अगर हमें सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लीनियर रिग्रेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी गुड, गुड प्रोग्रेस, समझ रहे हो इसकी पावर, समझ रहे हो। अब तुमने इतनी सारी जो तुम इक्वेशंस लिखते उसको तुमने सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन में कंप्राइज कर दिया है, ठीक है जी। अब हम लोग फाइनली इस चीज पे आते हैं कि यार मैं हमेशा चिल्ला रहा हूँ कि यार डब्ल्यू बी मान लो, डब्ल्यू बी एज्यूम कर लो, बट एक्चुअली में डब्ल्यू बी है क्या। डब्ल्यू बी अपने वो सेट ऑफ वेट्स हैं जिसको अपन लोग ट्यून कर सकते हैं, या फिर जो अपनी लाइन में स्लोप और इंटरसेप्ट थे, बैक टू बेसिक्स आ रहते हैं अपन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब यार डब्ल्यू बी तो कुछ भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पे जो हमारे ये चार पांच डेटा पॉइंट्स हैं, मैं एक वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी के लिए ये लाइन ले सकता हूँ, एक वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी ये दे सकता है मुझे, एक वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी मुझे ये दे सकता है, एक वैल्यू ऑफ डब्ल्यू बी मुझे ये दे सकता है। मैंने अभी तक इस चीज़ पे कमेंट तो करा ही नहीं कि यार कौन सी लाइन मुझे एक्चुअली चूज करनी है। ये तो मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है, मेरे ह्यूमन ब्रेन मुझे बता रहा है कि यार ये लाइन ना अच्छी ट्रेंड हिट पे कर रही है। जो मैं शुरू में नहीं कर रहा था कि यार मेरे दिमाग में मैंने एक अच्छी सी लाइन बना ली है कि ऐसी अगर मैं लाइन खींचूं, अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं तो बढ़िया ट्रेंड कैप्चर करेगी। भाई
कंप्यूटर को तो नहीं पता, ये कंप्यूटर के पास इतना अच्छा दिमाग थोड़ी ना है। तो कंप्यूटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि कौन सी लाइन अच्छी है? हाउ कैन वी डिटरमाइन विच लाइन इज ऑप्टिमल, विच लाइन बढ़िया से बढ़िया ट्रेंड कैप्चर कर रही है? ये तुम्हें तो तुमने दिमाग में देख लिया कि ऐसा है, दैट इज अ वेरी क्लोज अप्रॉक्सीमेशन, बट कंप्यूटर को नहीं पता है, राइट? ये कैसे डिटरमाइन करें हम? ठीक है जी। तो अब हम लोग, अगर तुम वापस इक्वेशन देखो 2D वाली, वो क्या थी? y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। यहाँ पे x तुम्हें गिवन है, यार तुम्हें नंबर ऑफ डीएसए क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स गिवन है कि यार 4 बच्चे थे, उनके ये डीएसए क्वेश्चन थे, एंड तुम्हें y भी ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन में x गिवन है, y गिवन है, अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन को चेंज करना है तो तुम चेंज कैसे करोगे? फिर इसको तुम इसको चेंज करोगे, या तो तुम इसको आगे पीछे करोगे, ऊपर नीचे करोगे, या फिर इसकी तुम क्या चेंज करोगे? या फिर तुम इसकी स्लोप चेंज करोगे, राइट? स्लोप चेंज करोगे। तो या तो तुम इसका बी ट्यून करोगे, या फिर तुम इसका डब्ल्यू ट्यून करोगे। यही दोनों चीजें चेंज करके तुम तुम्हारी स्ट्रेट लाइन को चेंज कर सकते हो। अब अगर हम लोग पहली नॉब को देखें, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? W को कांस्टेंट मानते हैं और सिर्फ B को चेंज करते हैं। तो देखो, जैसे तुमने B को चेंज करा, इंटरसेप्ट को चेंज करा, तो ये लाइन अप डाउन जा रही है। सॉरी, ये लाइन अप और डाउन जा रही है। देखो, जैसे B इक्वल टू 50 है तो B बहुत हाई है, तो B जीरो पे लो था, जीरो पे लो था, तो यहाँ पे थी इक्वेशन। अब अगर यहाँ पे थी हमारी स्ट्रेट लाइन, अब जैसे तुमने बायस बढ़ाया तो ये लाइन एकदम से ऊपर शिफ्ट हो गई, तो इंक्रीजिंग B लाइन अपवर्ड्स। ठीक है, डिक्रीजिंग B, जैसे तुमने B घटाया तो ये भी घट गया, लाइन डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, हाँ जी, अपवर्ड्स एंड लाइन डाउनवर्ड्स। सिमिलरली अगर हम लोग W को चेंज करें, तो W से लाइन रोटेट होती है। W से क्या होती है? लाइन रोटेट होती है। अगर ये तुम्हारी W इक्वल टू 0.1 की लाइन है, ठीक है, अब अगर तुमने W को थोड़ा सा क्या करा, बढ़ाया, थोड़े से बढ़ाने पे क्या हुआ? थोड़ी सी ये स्टीप हो गई, स्लोप बढ़ गई ना इसकी, यहाँ से स्लोप इंक्रीजेस एंड यहाँ से स्लोप डिक्रीजेस। ये थोड़ी सी और स्टीप हो गई, थोड़ी गहरी सी हो गई है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी फ्लैट सी हो गई। तो W को बढ़ाने पे इसका मतलब क्या होता है? स्लोप इंक्रीजेस, W डिक्रीज करने पे स्लोप डिक्रीजेस। स्लोप इंक्रीजेस का क्या मतलब है? स्टीपर, एंड ये है फ्लैट। ठीक है जी, तो तुम्हें ये समझ में आ गया कि यार मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से W और B अच्छे हैं, बट मुझे ये पता है कि यार W B को चेंज कैसे कैसे करने से मेरी लाइन कैसे कैसे चेंज होती है। अगर मैं सिर्फ B को चेंज करूंगा तो वो ऊपर नीचे होती है, अगर मैं W को चेंज करूंगा तो उसका रोटेशन में चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे ये समझ में आ गया है कि यार W और B को चेंज करने से मेरी लाइन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है जी, अब भाई सीधी सीधी एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब चिंटू भाई ने एक क्या करा, चिंटू भाई ना अपने थोड़े से स्मार्ट है, ठीक है, चिंटू भाई ना अपनी लीग में खेल रहे हैं। चिंटू भाई ने बोला कि यार देखो, मैं W और B, मेरे दिमाग में कुछ कुछ सेट है, मैं वो डाल देता हूँ। अभी अपन लोग 2D की बात करें, जो मैट्रिक्स वाली चीज थी वो बाद में आएंगे, अभी उसको बोल रहा हूँ, अभी सिंपल जो अपना 2D था उस पर चलते हैं। चिंटू भाई ने बोला कि देखो, मैं W को कुछ कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ, B को कुछ कुछ सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा गेस लाइन मारा चिंटू भाई ने। अब चिंटू भाई ने इससे अपना मॉडल बना लिया। चिंटू भाई ने बोला कि देखो, 5x प्लस बी। अब मेरे डीएसए क्वेश्चन थे 400, मैं अभी सिर्फ एक इनपुट मान रहा हूँ, 400 डीएसए क्वेश्चन थे, तो भाई 400 इंटू 5 प्लस मान लो ये 0.2 है, तो ये मेरी टोटल सीटी से आनी चाहिए, कितनी हो गई? 00 20,000 प्लस 0.2, ये मेरी सीटीसी हो गई। ठीक है, 20,000 भी नहीं हुए तो, है ना, ये तो एक जीरो हटा दो, ठीक है, 2,000। ठीक है जी, अब चिंटू भाई हो गए नाराज। चिंटू भाई ने बोला कि भाई कहाँ उन लोगों की सीटीसी करोड़ों में लग रही थी, लाखों में लग रही थी, ये तो 2,000 ही है। ठीक है, क्योंकि चिंटू भाई ने भी 4 क्वेश्चन कर रखे हैं। चिंटू भाई गलती यहाँ पे कर गए, चिंटू भाई ने ना W और B इन पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है,
डब्ल्यू और बी इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये तुम्हारी लाइन को चेंज कर सकते हैं, और अगर तुम इनको खराब सेट करोगे तो तुम्हारा मॉडल ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। अब ये चेक कैसे करें चिंटू भाई, पहले से चेक कैसे करें कि यार मेरा मॉडल खराब था? इसको चेक करने का क्या तरीका है? इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि यार तुम लोगों ने 4 स्टूडेंट्स का डेटा रेफरेंस मान के, डेटा मान के ट्रेंड कैप्चर करा एक लाइन से। तो अब अगर तुम्हारा मॉडल उन 4 बच्चों पे ही टेस्ट कर लोगे, और उन 4 बच्चों की जो भी वैल्यू, जो भी तुम्हारा वाई कैप प्रिडिक्ट करा मॉडल ने, अगर वो वाई के अराउंड अराउंड ही है तो तुम्हारा मॉडल बढ़िया निकला ना यार। समझ रहे हो? अगर मैं चिंटू ने एक बढ़िया सा ट्रेंड देखा, सोचा और बनाया, उसने बोला कि यार जो मेरा ट्रेंड है ना, उसके हिसाब से जब मैं एक वाई कैप में यहाँ पे 800 रखूंगा, तो अगर यहाँ पे 1 CR आ रहा है या फिर 90 लाख भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार मैंने जो ट्रेंड कैप्चर करा है वो बहुत अच्छा करा है, क्योंकि मेरा मॉडल जिस चीज से इंस्पिरेशन लेके मैंने ट्रेनिंग करी थी उसके ही अराउंड अराउंड बराबर हो रहा है। सही बात है, सही बात है। तो अब जो चिंटू का इनिशियल मॉडल था जिससे उसकी 2000 आ रही थी, उसमें बहुत ही वेरिएशन था। उसमें जो नॉर्मल 4 स्टूडेंट्स थे उनकी भी प्रेडिक्शन सही नहीं आ रही थी। अब इस चीज को हम लोग मेजर कैसे करें? ये जो दुख है चिंटू का, ये जो दुख है, उसको मेजर कैसे करें? इसको अपन मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जे से, जिसको अपन डब्ल्यू और बी का पैरामीटर होता है। अब डब्ल्यू और बी का ही क्यों फंक्शन होता है, एक्स और वाई का क्यों नहीं होता? क्योंकि यार अगेन एक्स और वाई तुम्हें गिवन है डेटा से, राइट? बट डब्ल्यू और बी जो है वो तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है? जैसे ही तुम डब्ल्यू और बी चेंज करोगे, तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे तुम आगे फॉर्मूला देखोगे क्या तो तुम समझ जाओगे। देखो, कॉस्ट फंक्शन को अपन डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि यार अब तुम्हें कैसे मेजर करोगे? मैंने बोला कि यार अगर तुम्हारा अच्छा वाला वाई था और जो तुम्हारा मॉडल का प्रिडिक्शन था वो वाई टोपी था, तो क्यों ना हम दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर दें। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये वैल्यू अगर बहुत बड़ी आई, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी आई तो मॉडल क्या है? खराब है। अगर ये वैल्यू क्लोज टू जीरो आई तो अपना मॉडल बढ़िया निकला। स्माइली बनाना चाहता, बना नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया निकला। ठीक है? ये दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। हमने बोला सही बात है, ये दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। अब लीनियर रिग्रेशन में हम लोग एमएसई का इस्तेमाल करते हैं। एमएसई का मतलब क्या है? एमएसई का मतलब है मीन स्क्वायर्ड एरर। इसको अपन क्या कहते हैं? एम एस ई। ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला अगर मैं फॉर्मली लिखना चाहें तो वो होता है जे डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन लिखना है ये भी समझा देंगे पूरा, बाय आई माइनस वाई कैप ऑफ आई का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हम इस पूरे झामड़ झोल को समझाएं कि भाई ये हो क्या रहा है, देखिए। अब रेसिडुअल क्या होता है? ठीक है, रेसिडुअल क्या होता है? ये तुम्हारा ट्रू डेटा पॉइंट था और ये तुम्हारा मॉडल था। ये पॉइंट क्या था? ये जो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये था तुम्हारा वाई कैप। ये जो सारे के सारे लाइन से इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये तुम्हारे वाई कैप। ठीक है? बेसिकली तुम्हारे वाई, तुम्हारे मॉडल ने तो इतना आउटपुट दिया बट असली आउटपुट तो इतना था। सिमिलरली तुम्हारे मॉडल ने तो इतना आउटपुट दिया बट असली आउटपुट तो इतना था। तो ये रेड लाइंस हमें बस ये बता रही हैं कि डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वाई कैप कितना है। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वाई कैप पता चल गया। अब हम इसी डिफरेंस को एरर बोल देते हैं और रेसिडुअल का नाम दे देते हैं। एरर क्या होता है? गलती। गलती। और गलती क्या है? मेरा मॉडल जो है वो मेरे एक्चुअली में कितना है उससे कितना दूर है, ये मेरी गलती हो गई। इसी गलती को
जब हम लोग सारी की सारी गलतियों को ऐड करते हैं और उसको स्क्वायर करके मीन ले लेते हैं, तो वो हमारा मीन स्क्वायर एरर बन जाता है, जो हमारा कॉस्ट फंक्शन बनता है। कॉस्ट फंक्शन और कुछ नहीं है, वो बस सारे के सारे एरर का सम है। सारे एरर्स का सम, सारे के सारे एरर्स का सम, स्क्वायर एंड देन मीन। ये क्या हो गया तेरा? ये हो गया तेरा कॉस्ट फंक्शन। अब ये जो तुम्हारा सिग्मा है, ये तुम्हें दिखने में डरावना लग रहा है, बट ये है नहीं। मानो तुम्हारे पास दो ही स्टूडेंट्स थे, थोड़ा बहुत इरेज कर देते हैं। देखो, अगर मैं ये मानूं कि यार दो ही स्टूडेंट्स थे, तो अगर दो स्टूडेंट्स थे तो क्या हुआ? दो स्टूडेंट्स थे तो हम लोगों ने बोला कि यार गलती कितनी होएगी? y1 माइनस वाई कैप वन का स्क्वायर प्लस बेसिकली दोनों के एरर्स का स्क्वायर एंड देन मीन, एंड देन मीन। यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी है। क्यों? देखो, सिग्मा क्या होता है? समेशन। देखो, सिग्मा का एक रूल है, आई को रिपीट 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 करते रहो अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स, जो भी तुम्हारी लिमिट्स हैं। तो तुम इसी को कंसाइजली बस यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हो। ठीक है जी। अब एक और चीज है इसमें। एक और चीज क्या है कि भाई तुम मेरे से ये पूछो कि यार मीन स्क्वायर एरर ही हम लोग लीनियर रिग्रेशन में क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? अब काफी लोग तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यार नेगेटिव और पॉजिटिव एरर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम लोग स्क्वायर करते हैं, हम लोग एब्सोल्यूट एरर नहीं लेते। क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि यार वाई नॉट वाई आई माइनस वाई आई कैप बाय एन, ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? और यही वाला क्यों सही है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग में क्या होता है ना यार, जो भी तुम्हारे एरर्स हैं, मान लो कि यार तुम्हारा एक गलती आया 0.05, एक गलती आया तुम्हारा 0.05। जैसे यहाँ पे मान लो सिमिलरली एक ऐसा सा पॉइंट है और वो पॉइंट नीचे जा रहा है और ये पॉइंट ऊपर जा रहा है। ये तुम्हारी गलती मान लो है -0.5 और ये तुम्हारी गलती है मान लो 0.5। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, तो जब हम लोग कॉस्ट फंक्शन का हमारा फॉर्मूला लगाते तो वो 0.5 प्लस -0.5/2 हो जाता और ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाते। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यार हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। एंड इसका जो एग्जैक्ट रीजन है कि हम लोग स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट से आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, मैप और एमएलई। ये फर्दर लेक्चर में हम लोग पूरा एक्सप्लेन से सिखाएंगे तुम्हें कि मैप और एमएलई क्या होता है। उससे तुम एग्जैक्टली रीजन समझ जाओगे मैथमेटिकली कि हम लोग मीन स्क्वायर एरर ही क्यों लेते हैं यहाँ पे। समझ में आ गई बात? तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि देखो, अगर चिंटू ने कुछ रैंडमली इनिशियलाइजेशन ले ली होती और फिर उसके आगे करा दिया होता, तो अगर उसको कॉस्ट फंक्शन पता होता तो उसको पता रहता कि यार उसका मॉडल बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है। अब ये जो हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया है, इसके बाद क्या करें? ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि हमारा मॉडल कितना खराब है। अब मॉडल को अच्छा भी तो करना है। मॉडल को अच्छे करने की भी एल्गोरिदम्स आती हैं। अब देखो उसको, तक अपन लोगों ने ये समझ लिया है कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एंड एमएससी लॉस हम लोग यूज़ करते हैं। एक और पॉइंट जो मुझे तुम्हें बताना था कि यार हम लोग, एक और क्वेश्चन आ सकता है ना कि हम लोग मेन एब्सोल्यूट एरर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? मेन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n मॉड ऑफ वाई आई माइनस वाई कैप ऑफ आई। हम लोग ये क्यों नहीं यूज़ करते हैं? अब इसका रीज़न हम लोग ये दे सकते हैं, मैप एमएलई वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि हम लोग मीन स्क्वायर ही क्यों यूज़ करते हैं। इसका रीज़न हम लोग ये दे सकते हैं कि यार जो मॉड आ रहता है ना, इससे डिफरेंशिएबल नहीं रहता है ये एक्सपोनेंशियल। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल बन जाता है एट सम पॉइंट से। अच्छा खासा डिफरेंशिएबल एक्सप्रेशन नहीं रहता है, इसलिए हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर को प्रेफर नहीं करते। कहीं कहीं जगह बिल्कुल करते भी हैं। मैप एमएलई की बात क्लियर हो जाएगा कि लीनियर रिग्रेशन में मीन स्क्वायर एरर, व्हाई इज दैट द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अब आ जाओ मनाली ट्रिक पे।
सब ने वो मूवी तो देखी होगी यार, एक पॉपुलर सी मूवी नहीं है जिसमें ट्रैक होता है, फिर शादी हो जाती है, एक की शादी होती है, एक बंदा बाहर जाता है, नाम तो तुम्हें पता ही होगा। गेस करके बताना कमेंट्स में नाम क्या है। ठीक है। अब मान लो भाई मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिलते हैं नूडल्स। ठीक है। वहाँ पे क्या मिलते हैं भाई, नूडल्स मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जाना है वहां तक। अब यार मैं यहाँ से कौन से डायरेक्शन में जाऊँ कि मुझे नूडल्स मिल जाए। भाई उसे देख, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं गया। क्यों? भाई यहाँ से तो शायद कभी आए ना पहाड़, यहाँ पे तो खाई है। ठीक है, यहाँ तो खाई है, वहां से कभी मैं नूडल्स पे पहुंच ही ना पाऊँ। अब हो सकता है कि मैं अगर ऐसे निकल जाऊं तो मैं नूडल्स तक पहुंच जाऊं, कुछ ना कुछ करके। ऐसे निकलूं तो हो सकता है पहुंच जाऊं कुछ ना कुछ करके। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं नूडल्स पे पहुंचने के। राइट। राइट। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? ग्रेडियंट डिसेंट हमें ये बोलता है कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है। मैं 360 कैमरा लूंगा और 360 कैमरे से ये देखूंगा कि इतनी जितनी मैंने तुम्हें डायरेक्शन दी है ना अभी, वहाँ बहुत इन्फिनिट डायरेक्शन है एक पॉइंट पे। अगर तुम्हें ऐसे एरो बनाना है तो तुम इन्फिनिट डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है। अब इधर से मैं ये देखूंगा कि यार कौन से डायरेक्शन में मैं चलूं सच दैट जो सबसे स्टीप हो। अब जैसे तुम ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है कि यार हो सकता है कि ये डायरेक्शन सबसे स्टीप है। लग रहा है तुम्हें ऐसा, मतलब मैथमेटिकली ये साउंड होना चाहिए, स्टीप ग्रेडियंट से आ जाएगा मैथमेटिकली कि वो स्टीप है कि नहीं। बट मुझे अभी लग रहा है कि यार इस डायरेक्शन में ये वाला स्टीप है, मैगी की तरफ में पहुंच सकता हूँ, तो बंदा यहाँ जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन 360 व्यू ऑफ ऑल द डायरेक्शन, एंड 360 व्यू ऑफ ऑल द डायरेक्शंस करने के बाद वो 360 व्यू अपने वहां पे देखेगा। फिर देखेगा कि भाई ये सबसे ज्यादा स्टीप है तो मैं यहाँ जाता हूँ। ठीक बात है। फिर अगेन वहां पहुंच के 360 व्यू यहाँ पे उसको क्या दिखेगा, यहाँ पे उसको दिखेगा कि भाई ये सबसे स्टीप है ना। यहाँ पे आगे उसको दिखेगा कि ये सबसे स्टीप है, तो वो भाई साहब यहाँ पे आएगा। समझ रहे हो? ऐसे चलेगा पूरा और ये धीरे 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 यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ हर एक पॉइंट पे हर डायरेक्शन में देखना और सबसे स्टीप डायरेक्शन में जाना, हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में देखना और सबसे स्टीप डायरेक्शन पे जाना, है ना। यहाँ पे यहाँ देख रहा है, हर डायरेक्शन में देख रहा है, बट सिलेक्ट ये वाला करे क्योंकि सबसे स्टीप ही है, सबसे सबसे ज्यादा स्लोप यहीं पे है, उस डायरेक्शन पे ये जा रहा है। उसी को अपन क्या कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट। सबसे जल्दी मैगी तक पहुंचने का रास्ता, सबसे जल्दी नूडल्स तक पहुंचने का रास्ता, सबसे जल्दी नूडल्स तक पहुंचने का रास्ता। ठीक है जी। ठीक है। ओके है जी। अच्छा। नाउ अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यार ग्रेडियंट डिसेंट इज एन आइटरेटिव एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सीख लेते हैं। एल्गोरिदम सिंपल सी है। एल्गोरिदम हमें एक वे बताती है टू अपडेट वेट्स एंड बायस। बेसिकली एल्गोरिदम हमें बोलते हैं कि यार तुम W और B को किस तरीके से अपडेट कर सकते हो सच दैट तुम मैगी की तरफ पहुंच जाओ। ठीक है। अब इस तुम मैगी की तरफ पहुंचने वाले एग्जाम्पल को ऐसा भी समझ सकते हो कि यार मान लो तुम यहाँ पे हो। अब तुम्हें अगर मैगी से तुम्हारा दुख कंपेयर करना हो अभी तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत दूर हो तुम मैगी से। ठीक है। अगर तुम यहाँ पे होते तो तुम्हारा और मैगी का दुख बड़ा कम होता क्योंकि तुम मैगी के पास होते। ये दुख क्या होता है, ये दुख अपन कह सकते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो जितना कॉस्ट फंक्शन ज्यादा होगा उतने ही तुम मैगी के दूर होगे, और जितना कॉस्ट फंक्शन कम होगा उतने ही तुम मैगी के पास में होगे। सही बात है। तो हम लोगों को W और B को इस तरीके से अपडेट करना है कि तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन कम होता रहे, कम होता रहे, कम होता रहे। अल्टीमेटली हमें कॉस्ट फंक्शन को बहुत ही कम कम करना है। मान लो अगर तुम्हारा ये कॉस्ट फंक्शन है तो हमको इसको कम करते जाना है और एक लेवल पे लाना है जिसमें काफी
कम हो जाए बाय एन एप्सिलॉन, या फिर जो भी तुम थ्रेशोल्ड सेट करोगे उसके जितना हो जाए। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट एक तरीका है W और B को अपडेट करने का, सच दैट जैसे जैसे मैं अपडेट करता हूँ, हर एक अपडेशन के बाद मेरा कॉस्ट फंक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी फॉर्मल इक्वेशन लिखना चाहें, इसकी फॉर्मल इक्वेशन क्या होती है? इसकी फॉर्मल इक्वेशन होती है, बेसिकली देखिए, फॉर्मल इक्वेशन है इसकी, सबसे पहले W को कैसे अपडेट करते हैं अपन? W को अपडेट करते हैं W माइनस ईटा टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, एंड B इज इक्वल टू B माइनस ईटा टाइम्स। भाई सर ये तो क्या बता दिया आपने, ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझो मेरी बात। W तुम्हारा था वेट, वेट को तुमने बोला कि यार वेट में से कुछ कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये कुछ कुछ क्या है? ईटा नई चीज आई है, ईटा, इसको अपन क्या कहते हैं? लर्निंग रेट। लर्निंग रेट का मतलब क्या है? सिंपल सा ऐसा सा मतलब समझो कि यार तुमने डिसाइड करा कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से डायरेक्शन देखना है, कौन सा स्टीपेस्ट डायरेक्शन है। तो ये जो तुम्हारी ग्रेडियंट या फिर ये जो तुम्हारी पार्शियल डेरिवेटिव वाली चीज है, ये तुम्हें बता देगी कि सबसे स्टीप स्लोप कौन सी है। बेसिकली अगर मैं इस ऊपर ऊपर खड़ा हूँ, तो ये जो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव है, ये मुझे बता देगा कि यार इन सारे डायरेक्शन में से सबसे स्टीप डायरेक्शन कौन सा है। अब जब मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो मुझे इस डायरेक्शन में कितना चलना है वो मुझे ईटा बताएगा। उस अगर मुझे इस डायरेक्शन में बहुत ही छोटा छोटा सा चलना है, बेसिकली ऐसा मान लो कि अगर ये डायरेक्शन है, मान लो अगर तुम्हारे पास ये डायरेक्शन है, तो अगर तुम पहले स्टेप में यहाँ से बस यहाँ ही जाओगे कि तुम यहाँ से यहाँ जाओगे इसी डायरेक्शन में, तो ये जो मैग्नीट्यूड है कि तुम कितना जंप करोगे इस डायरेक्शन में, वो तुम्हारा ईटा डिटरमाइन करता है। जितना ज्यादा ईटा होगा, ईटा को अपन क्या कहते हैं? स्टेप साइज भी कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा ईटा होगा, उसका मतलब बिगर स्टेप साइज। तो यार हम लोगों ने देखा कि ईटा चेंज करने से कैसे कैसे हमारा स्टेप साइज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ईटा चेंज करने से कि तू इतना दूर जाएगा या फिर तू इतना दूर रहेगा, ये तेरा ईटा बता रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला कि यार इसकी ना मैथमेटिक्स थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिक्स देख लेते हैं, तो हम लोगों ने बोला कि इक्वेशन क्या थी? माइनस ईटा टाइम्स ऑफ, सेकेंड इक्वेशन क्या थी? ठीक है जी, हाँ जी। अब हम लोगों ने बोला कि यार इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही है, उसी से समझ में आएगा। तो मान लो ईटा मान लो तुम लोग 0.1, जे और डब्ल्यू तुम मान लो डब्ल्यू स्क्वायर। अभी तुम फॉर सिंप्लिसिटी बी को ज़ीरो मान लो। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी बी को ज़ीरो मान लो इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या बोला? अब हम लोगों ने बोला कि देखो इनिशियलाइज करना पड़ेगा वेट, वेट का कुछ तो वैल्यू होगा ही ना यार। तो हम लोगों ने बोला रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं वेट, बी W4, बी को जीरो मान लेते हैं, बी तो चेंज भी नहीं हो रहा है। हमने बोला ठीक बात है, बी चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग सेम रखेंगे, तो भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बोला कि देखो अपडेट रूल लगाते हैं। तो W इनिशियल एरर कितना है? देखो अगर तुम इनिशियल एरर देखने जाओगे तो इनिशियल एरर कितना आएगा? इनिशियल एरर आएगा J0 ऑफ W, विच इज बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। ठीक है, अब एक बार अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जे ऑफ डब्ल्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू कितना हो गया? टू ऑफ डब्ल्यू। नाउ डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू इक्वल टू फोर, कितना हो गया? एट। हाँ जी,
हाँ जी। तो इसका मतलब क्या हो गया? राइट, राइट। W1 इज इक्वल टू 4 माइनस, ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? विच इज 3.2। ठीक है। हाँ जी, 3.2 हो गया, 3.2 हो गया। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट वेट है, जो हमारा नेक्स्ट अपडेटेड वेट है, नेक्स्ट अपडेटेड वेट पे लॉस कितना है? अगर हमारे पास W1 है 3.2, तो अगर हम लोग J ऑफ W1 निकालने वाले हैं तो कितना होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। उससे ग्रेडियंट डिसेंट का इनिशियल आर्गुमेंट क्या था? ग्रेडियंट डिसेंट का इनिशियल आर्गुमेंट ये था कि यार जैसे जैसे तुम चेंज करोगे, आइट्रेटिव एल्गोरिदम है, जैसे जैसे तुम चेंज करोगे, जैसे जैसे तुम आगे आइट्रेट करोगे, कॉस्ट फंक्शन कम होना चाहिए। हमने बोला सही बात है, तो देखते हैं हम। अब क्या 3.2 का स्क्वायर जितना भी होता है, राइट, वी कैन विजिबली सी, क्या हम लोग विजिबली ये चीज देख सकते हैं कि, देखो, हम लोग विजिबली ये चीज देख सकते हैं, j of w0 which was 4 का स्क्वायर is greater than j of w1 which is 3.2 का स्क्वायर। ये हम लोग विजिबली देख सकते हैं यहाँ पे होते हुए। ठीक है, ये हम लोग विजिबली यहाँ पे होते हुए देख सकते हैं। दिस मीन्स कि यार जैसे जैसे एज वी आइट्रेट, कॉस्ट डिक्रीजेस। ठीक है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये लो जी। ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये लो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है। इनिशियली तुम्हारा वेट था 4, स्टेप 1 हुआ, वेट हुआ। दिस इज द प्लॉट फॉर व्हाट? दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। बेसिकली ये जो ग्राफ है तुम्हें क्या बता रहा है? ये ग्राफ तुम्हें ये बता रहा है कि यार, बेसिकली ग्राफ तुम्हें ये बता रहा है कि दिस इज द प्लॉट फॉर कॉस्ट फंक्शन विथ वेट W। अब क्योंकि ये ग्राफ को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन हम लोगों ने एग्जांपल में W स्क्वायर माना था, तो वो पैराबोला होना चाहिए, राइट। और वही हमने यहाँ पे आधा पैराबोला दिखा रखा है, पूरा नहीं दिखा रखा, सॉरी, आधा दिखा रखा है। ये मेरे बेसिकली पैराबोला कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर तुम इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो ये ट्रेंड ऐसे ही कर्वेचर के साथ आगे जाएगा, राइट। तो हमने आधा दिखा रखा है यहाँ पे बिकॉज आधा ही रेलिवेंट है। इसके पीछे का सेक्शन इतना रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी, क्योंकि हमको बस एक बार ही कन्वर्जेंस दिखानी है लॉस की। तो हम लोगों ने क्या बोला कि देखो यहाँ से स्टार्ट करा। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, जो हमने मैनुअली कैलकुलेट करा, वहाँ पे 3.2 आया। सेकेंड स्टेप में अगर वेट तुम्हारा 2.6 आया, तो हम वापस देख सकते हैं कि यार जंप हुआ, लोअर हुआ। फिर यहाँ पे वापस देख सकते हैं जंप हुआ, लोअर हुआ। ऐसे जंप करते करते वो ऑप्टिमल में पहुंच जाएगा, जो कि है तेरा W इक्वल टू 0। यहाँ पे तेरा ऑप्टिमल क्या है? कॉस्ट सबसे कम कब होगी? कॉस्ट सबसे कम तभी होगी जब तेरा JW0 हो जाएगा। JW0 कब होगा? जब तेरा W इक्वल टू 0 होगा। सही बात है। JW0 कब होता है? W इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। ये कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है, तो हमें पता है। कंप्यूटर ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू ऐसे ट्रैवर्स करते करते आइटरेटिवली W इक्वल टू 0 पे पहुंचेगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन। यहाँ पे जो हमारी लर्निंग रेट थी उसका क्या फर्क रहा, ये बताओ। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम लोग लर्निंग रेट 0.1 की जगह, मान लो 0.01 रख देते तो क्या होता? भाई इनिशियली तो ये 3.2 आया था, क्योंकि क्या हुआ था, 4 माइनस 0.8। अब यही चीज क्या हुई होती, 4 माइनस 0.08, तो क्या आता फाइनल रिजल्ट? अगर ईटा तुम्हारा 0.0 में रहता तो क्या आता? 3 समझ रहे हो? मतलब समवेयर हेयर, यहाँ पे आता कहीं पे रिजल्ट। तो इंस्टेड ऑफ कन्वर्जिंग, इंस्टेड ऑफ
ग्रेडियंट तुम्हारा यहाँ पे वेट अपडेट दे रहा, वो यहाँ पे देता, पीछे देता वो। एंड वो बहुत ही छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लेके, बेसिकली अगर ये मान लो अगर तुम्हारा ईटा इक्वल टू 0.1 के साथ 7 स्टेप्स में कन्वर्जेंस आ रही है, मान लो एग्जाम्पल, तो ईटा इक्वल टू 0.01 के साथ कम से कम 15 से 20 स्टेप्स लगेंगे तुम्हें, या मोर देन दैट, या ऑब्वियसली ऐसे कोई मेट्रिक नहीं है, बट तुम समझ रहे हो कि बहुत ज्यादा स्टेप्स लगेंगे इन ऑर्डर टू जस्ट कन्वर्ज टू W इक्वल टू 0, बिकॉज तुम्हारा लर्निंग रेट खराब था। इसलिए लर्निंग रेट का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है इन सिनारियोज में। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अरे कितना हो गया, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली समवट कितना, 3.92। तो अगर ये 3.92 है और कहाँ वो 3.2 है, तो वेट ऑलरेडी बहुत ही छोटा अपडेट हुआ है बिकॉज ऑफ द लर्निंग रेट। यहीं पे अगर तुम 1 रख देते तो बहुत ही एग्रेसिव अपडेट होता। मान लो एग्जाम्पल, अगर ईटा इक्वल टू 1 रख देते तो तुम्हारा W1 क्या होता, 4 - 1 इंटू 1 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 4 क्या होता, 4 - 8 - 4। तो अगर तुम 1 रख देते ईटा, तो ये तो यहाँ से पता है कहाँ चले जाता, ये यहाँ से, इसको अगर तुम एक्सटेंड कर दे एंड यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ये तुम्हारा लॉस कुछ यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे चले जाता। ठीक है, अब अगले स्लाइड में तुम्हें पता लग जाएगा कि लर्निंग रेट से कैसे फर्क पड़ता है। तो देखो, अब अगर तुम्हारी लर्निंग रेट बहुत कम होती है, जैसे हम लोगों ने इसके एग्जांपल में देखा कि अगर 0.01 ही है, तो बहुत स्लो कन्वर्जेंस होती है। बेसिकली अगर ईटा इज टू स्मॉल, वेरी स्लो कन्वर्जेंस। ठीक है, दिस इज द ईटा स्टार। ईटा स्टार का मतलब क्या है, ऑप्टिमल ईटा। ठीक है, ये एप्रोप्रिएटली एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, लाइक नॉट ज्यादा नॉट कम, एप्रोप्रिएटली कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज ईटा स्मॉल भी करेगी, कन्वर्ज ईटा स्मॉल भी करेगी, बट वो बहुत ही धीरे करेगी। ऐसे तुम ग्राफ में देख सकते हो कि इसका अपडेट इतना छोटा है, इसका अपडेट ऑप्टिमल है, पहले बड़ा है और बाद में छोटा है, दैट इज ऑप्टिमल, क्योंकि वैसा ही होना चाहिए। बट ईटा 0.01 का अपडेट बहुत ही छोटा है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड केस, जब तुम्हारा ईटा बहुत ही ज़्यादा है। अगर तुम्हारा ईटा बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चले जाएगा, फिर यहाँ चले जाएगा, तो बेसिकली इन दिस केस एल्गोरिदम नेवर कन्वर्जेस। बेसिकली तुम्हारा जो लॉस फंक्शन है वो कभी ऐसे रिड्यूस होता ही नहीं है, वो ऑसिलेट करता रहता है। बेसिकली ऑसिलेट करता रहता है इधर से उधर। तुम्हारा लॉस फंक्शन क्या करेगा, तुम्हारा लॉस फंक्शन ना बेसिकली ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि लर्निंग रेट ही ज़्यादा, तो बम्पिंग 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 कर करके ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है जी, हाँ जी, ओके है जी। अब ये 2-3 इलस्ट्रेशंस हैं, ऑब्वियसली जेमिनी भाई से इतना बढ़िया इनका मॉडल हो गया है, तो हमने सोचा थोड़ी मशीन लर्निंग का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी लगा देते हैं, देख लेते हैं। तो देखो ये इलस्ट्रेशन देखो तुम, इस इलस्ट्रेशन में ये जो बॉल है, ये कैसे ऊपर से नीचे जाती है। इस इलस्ट्रेशन में जो बॉल है वो इस पीक से इधर जाती है एंड यहाँ पे आके रुक जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ अर नॉर्मल एम्पल लर्निंग रेट। देखो बॉल वहां से पूरी की पूरी यहाँ पे आ गई है, एंड सारी की सारी पीक्स में उसने मिनिमम 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 सबसे स्टीपेस्ट स्लोप लिया और वो आई है। फिर इसमें देखो, इस केस में क्या हुआ है। अब इस केस में ना, ये टाइप के जो प्लॉट्स होते हैं तो इनको अपन कहते हैं कॉन्टूर प्लॉट्स। कॉन्टूर प्लॉट्स का मतलब क्या होता है, कॉन्टूर प्लॉट्स का मतलब बेसिकली होता है कि यार एक हाई डायमेंशनल वाली चीज को लो डायमेंशन में प्लॉट करना। अब मानो तुम्हारे पास एक स्फीयर है, हाई डायमेंशन में तो ऐसा दिखेगा, बेसिकली अगर तुम 3D देखोगे तो 3D में तो कुछ स्फीयर तुम्हें ऐसा बड़ा सा दिखेगा कुछ, राइट।
ये रहने दो, इस पे फोकस करो बस, ठीक है। अब मान लो अगर मैंने स्फीयर को ऐसे 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 काटा सर्कुलर रिंग्स में, ठीक है, मैंने स्फीयर को सर्कुलर रिंग्स में काटा, एंड इन सर्कुलर रिंग्स को काट काट के मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन पे डाल रहा हूँ। ये हमारा जेड प्लेन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सर्कुलर प्लेन्स में काट काट के क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई प्लेन में डाल रहा हूँ। अब अगर मैं इन सर्कुलर प्लेन्स को काट काट के इस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर दूंगा, तो जो मुझे प्लॉट मिलेगा वो कॉन्टूर प्लॉट मिलेगा। वो कौन सा प्लॉट मिलेगा, कॉन्टूर प्लॉट मिलेगा। अब हम लोग इसमें अगर हमारा लॉस फंक्शन ऐसा है तो हम लोग कॉन्टूर प्लॉट दिखाते हैं, और कॉन्टूर प्लॉट में हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट का कन्वर्जन दिखाते हैं कि ये जो सेंटर में जाता है दैट इज द पॉइंट ऑफ लोकल, दैट इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, वहां पे तेरा कॉस्ट मिनिमम होता है, एंड वहां से तेरे पास आंसर आ जाए। तो कॉन्टूर प्लॉट कुछ भी नहीं, कॉन्टूर प्लॉट बेसिकली एक हायर डायमेंशनल वाली चीज को 2D में या कोई भी लोअर डायमेंशन में प्रोजेक्ट करके दिखाना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तुम लोगों की विजुअल कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि तुम्हें ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे कन्वर्ज होते हुए दिख सके। दैट इज वाई फॉर कन्वीनियंस वी यूज कॉन्टूर प्लॉट्स। ठीक है जी, ग्रेडियंट डिसेंट समझ में आ गया। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ग्रेडियंट डिसेंट का भी एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं है मतलब लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ अपार्ट फ्रॉम ग्रेडियंट डिसेंट देयर एग्जिस्ट आल्सो अनदर टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। सो हम क्या कहते हैं, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन। तो यार अब तक हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल टू क्या, डब्ल्यू ट्रांसपोज x प्लस बी हमारा क्या होता था, ये बेसिकली हमारे पास होता था कि यार मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, राइट, राइट। अब यहाँ पे वी हैड, मान लो हम लोगों ने डी फीचर्स माने थे, तो ये हमारे पास डी वेट्स हो गए, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, डी फीचर्स हो गए, तो डी हमारे पास फीचर्स हो गए, ओके। बी इज दी बायस, बी इज दी बायस, करेक्ट, करेक्ट है जी, ठीक है जी। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार इसकी जगह हम लोग एक बहुत ही कंसाइज सी रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू, ठीक है। बायस उड़ानी है, हम लोगों ने बस बायस को रिप्रेजेंट करने का चेंज, रिप्रेजेंट करने का मेथड थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैसे, देखो, अब हम लोगों ने क्या बोला, देखो y इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू है, ठीक है। अब इसको ना पूरा पूरा मैट्रिक्स को एक्सपैंड करते हैं। यहाँ पे y कैप होना चाहिए, बेसिकली ऑब्वियसली दिस इज अ प्रिडिक्शन, राइट, दिस इज अ प्रिडिक्शन। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेटा मैट्रिक्स है, हम लोगों ने पहले तो क्या बोला था कि यार डेटा मैट्रिक्स स्टार्टेड फ्रॉम x11 x12 x13 टिल x1d, फिर x21 x22 से लेकर के x2d, एंड कहाँ तक चल रहा था ये, xn1 xn2 से लेकर के xnd तक। बेसिकली दिस वाज आवर n क्रॉस d मैट्रिक्स, राइट, राइट। बट नाउ व्हाट चेंज वी विल डू इज, हम लोग बेसिकली बोलेंगे कि यार दिस वाज आवर ओल्ड एक्स, राइट। अब जो हमारी नई और कंसाइज रिप्रेजेंटेशन है, जिसने हमें बायस को भी हटा दिया है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, देखो बहुत सिंपल है। उसको हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे ना जो हमारा डेटा मैट्रिक्स है वो जाता है 1 1 1 1, फिर यहाँ पे आता है x11 x12 से लेकर के x1n, सॉरी x1d, फिर x21 x22 से लेकर के x2d, ऐसे ही xn1 xn2 से लेकर के xnd, राइट, राइट। दिस थिंग इज योर न्यू डेटा मैट्रिक्स। अब तुम मुझसे पूछोगे कि यार ये वन वन, तो यार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब इस क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन को समझते हैं क्या है। ठीक है, ये ऐसी चीज है कि यार काफी सारे लोग पढ़ाते नहीं है, बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं अपन, है ना। अब बिफोर आई टीच यू दिस क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन, एक चीज पे ध्यान दो। मान लो तुम्हारे पास दो बच्चे हैं, ए और बी, ठीक है जी। हम लोगों ने एक मॉडल लिया था जिससे हम लोगों ने एक y1 कैप प्रिडिक्शन ली और एक y2 कैप प्रिडिक्शन निकाली, ठीक है, प्रिडिक्शन निकाली है। इनका CTC मान लो ग्राउंड ट्रूथ वाज y1 और y2, ठीक है जी।
हम्म अब हमको पता है कि यार y1 कैप क्या होता है। y1 कैप तो होता है अपने w1 x प्लस b1। y2 कैप क्या होता है w2 x प्लस b2। करेक्ट, करेक्ट जी। अब मैं अगर तुम्हें एक चीज बोलूं कि यार हम लोगों ने एक मैट्रिक्स करके चीज सब लोगों ने पढ़ी होगी, राइट। मैट्रिक्स इज नथिंग बट कंसाइज रिप्रेजेंटेशन, राइट। राइट, कंसाइज रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगर मैट्रिक्स कंसाइज रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब क्या है। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि यार एरर क्या होता है। हम लोगों ने इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया तो इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एरर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या, जितनी एक्चुअल सीधी सीधी माइनस जितना गलत है अपना मॉडल, दिस इज द गलती इन द मॉडल, राइट। सेम गोज फॉर ई टू। ई टू क्या है, वाई टू माइनस वाई टू कैप, राइट। राइट। अब हम लोगों ने क्या बोला, अब हम लोगों ने बोला कि यार अगर मैं एक मैट्रिक्स ई डिफाइन करूँ तो मैं समझ में आएगा कि ये एकदम से मैं एग्जाम्पल क्यों लाया, हम लोग इसके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बट ये नोशन इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ई डिफाइन करा जिसको हम लोगों ने क्या बोला, ई वन ई टू, ठीक है यार बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, बोलने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क देता हूँ एज लेक्चर का होमवर्क, कि तुम लोग इसको वीडियो को पॉज करोगे और लिखोगे ई ट्रांसपोज ई क्या होगा। मतलब ठीक है जी, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, क्या होगा ये, ई वन ई टू, ई वन ई टू। सही बात है, सही बात है। जिन जिन लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है वो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और मुझे आंसर बता देंगे, इट विल बी ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। मैं बोलूँगा वेरी गुड, ठीक है। अब ई वन ई टू क्या था, तो जो मेरा ई ट्रांसपोज ई निकला वो क्या हुआ अल्टीमेटली, वाई वन माइनस वाई वन कैप का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई टू कैप का होल स्क्वायर। करेक्ट, करेक्ट। दिस इज द स्क्वेयर्ड व्हाट, क्या है ये, कुछ तो देखा देखा लग रहा है। क्या देखा देखा लग रहा है भाई, अगर मैं इसमें 1/2 इंटू समेशन, जो हमने पहले खतरनाक वाली रिप्रेजेंटेशन ढूंढी थी, अगर मैं इसमें वही कर दूं तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया। अगर मैं ये कर देता तो ये बन जाता, 1/2 से डिवाइड कर देता तो ये क्या हो गया फिर, ये तो तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन हो गया। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो 1/2 को अगर हम लोग इग्नोर करें तब भी हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि दिस होल टर्म इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर, राइट। ये बात मान गए तुम, मान गए कि यार अगर मैं ई ट्रांसपोज ई करूंगा वेयर ई अपना एरर का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि ई ट्रांसपोज ई तेरा सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर देगा, ठीक है जी, ठीक है। तो यार अब उस नोशन को ध्यान में रखो, और उस नोशन को ध्यान में रखने के बाद हम लोग ये वाला प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार कॉस्ट फंक्शन जो है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था यार मीन स्क्वायर एरर। सही बात है, सही बात है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार अगर मुझे इस कॉस्ट फंक्शन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, यानी कि अगर मैट्रिसेस में मैं लिख रहा होता तो मैं कॉस्ट फंक्शन को कैसे लिखता। अभी हम लोगों ने देखा कि यार ई ट्रांसपोज ई जो होता है ना, एरर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू एरर का मैट्रिक्स सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स देता है, एंड दैट इज द सिमिलर नेचर शोन बाय आवर कॉस्ट फंक्शन, जो हम लोगों ने मीन स्क्वायर एरर लिखा था यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। तो क्यों ना फॉर आर मैट्रिक्स पर्पस हम लोग कॉस्ट फंक्शन को डायरेक्टली y माइनस वाई कैप का ट्रांसपोज y माइनस वाई कैप लिख दें। ओ ये क्या हुआ, देख लो, दिस इज ई ट्रांसपोज ई, वही पुरानी वाली चीज करी है मैंने। और अगर यहाँ पे दो एग्जांपल्स होते तो ये क्या आता, ये सिंपली y1 माइनस वाई वन कैप का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई टू कैप का होल स्क्वायर आ जाता जैसे वहां पे हुआ था। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। ये लिख दिया जी हम लोगों ने। अच्छा, अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में वाई कैप को कैसे लिखते थे, सिंपल सी बात है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में वाई कैप अपना एक्स डब्ल्यू होता है, राइट। राइट। अब अगर वाई कैप एक्स डब्ल्यू होता है तो जे ऑफ डब्ल्यू क्या हो गया, वाई माइनस एक्स डब्ल्यू का ट्रांसपोज
वाई माइनस एक्स डब्ल्यू, राइट। जिनको बेसिक मैट्रिसेस आते हैं, अब उन लोगों को लगा कि यार इसको तो खोला जा सकता है, हमने बोला बिल्कुल सही बात है, खोल लेते हैं इसको। ठीक, क्या हो गया देखो, फर्स्ट टर्म, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास y, ये है हमारे पास y, तो y ट्रांसपोज y, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे ट्रांसपोज है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आ जाएगा, राइट। राइट, ठीक है जी, ठीक है, y ट्रांसपोज y। सेकेंड टर्म, अगर हम लोग इस y को इस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस चीज़ का हमें ट्रांसपोज कंप्यूट करना पड़ेगा, जो कि क्या आएगा, इस चीज़ का ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास माइनस में W ट्रांसपोज X ट्रांसपोज Y, ठीक है। अब जब हम लोग इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रांसपोज में और फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस में y ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू, एंड जब ये वाली टर्म का ट्रांसपोज इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स डब्ल्यू के ट्रांसपोज का एक्स डब्ल्यू से मल्टीप्लीकेशन, राइट। इस टर्म को हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, क्या, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू। ओके है जी, ओके। तो अगर हम लोग फाइनली लिखना चाहें कि हमारा जे डब्ल्यू क्या होगा, वो क्या होगा, वाई ट्रांसपोज वाई माइनस वाई ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ट्रांसपोज वाई प्लस दिस टर्म जो कि क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू। ओके, ओके, ये सारा हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है जी, ये हमारा फाइनल टर्म है। अब ये मैं तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ कि तुम इसका डायमेंशनल एनालिसिस करो, और इसका डायमेंशनल एनालिसिस करो कि यार इनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसका डायमेंशन क्या होगा। दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर का मतलब क्या है कि यार इनका जो मैट्रिक्स डायमेंशन निकलेगा वो 1 क्रॉस 1 निकलेगा। अगर 1 क्रॉस 1 निकलेगा तो ये दोनों एसेंशियली सेम टर्म्स हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई ट्रांसपोज वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज वाई प्लस डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू। ये हमारा फाइनल जे ऑफ डब्ल्यू हो गया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस के लिए। ठीक है, ठीक है जी। व्हाट नेक्स्ट, ये तो हमने निकाल लिया, अब इसके बाद क्या। तो देखो, अब अगर हम लोग यही टर्म को, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है ये तुम सोचोगे। हमारा इनिशियल ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा इनिशियल ऑब्जेक्टिव ये था कि यार कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है। अब तुम्हारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो W लेता है, राइट, यू हैव अ फंक्शन ऑफ W, यू हैव अ फंक्शन ऑफ द वेट्स ऑफ वेट्स। ठीक है, अब अगर तुम्हारे पास एक फंक्शन है वेट्स का, एंड तुम्हें उस वेट की ऐसी वैल्यू सेट करनी है कि यार तुम्हारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो मिनिमम हो जाए, तो तुम कैसे करोगे, यू विल डेरिवेटिव दिस कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेट, राइट। एंड रिमेंबर यहाँ पे जो W है, इट इज नॉट अ स्केलर, इट इज अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स डेरिवेटिव हो रही है, राइट। ये मैट्रिसेस का डेरिवेशन हो रहा है, मैट्रिसेस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, राइट। राइट, तो अगर हम लोग जे डब्ल्यू का डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो क्या निकलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि भाई ये तो डब्ल्यू पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव में, राइट। ये टर्म क्या हो जाएगी, अब जिनको मैट्रिसेस के रूल पता है वो हो जाएगी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू। ओके, ओके। तो अब तक हम लोगों ने क्या बोला कि यार डेरिवेटिव ऑफ, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को डेरिवेटिव जीरो करना है। जीरो क्यों करना है, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो करने के बाद जो हमारे पास वाई डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी वो डब्ल्यू की वैल्यू ऑप्टिमल होगी, वो डब्ल्यू की वैल्यू ऑप्टिमल होगी। जब हम लोग उस डब्ल्यू को इस कॉस्ट फंक्शन के अंदर फीड करेंगे तो हमारा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, टू एक्स ट्रांसपोज वाई, आई गेस, हाँ, एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू। नो, राइट, ठीक है। अब इसको जीरो कर देते हैं, इसको जीरो कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x ट्रांसपोज x w इज इक्वल टू 2x ट्रांसपोज y। सही बात है, तो ये कटा, ये कटा, तो x ट्रांसपोज एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई, जो कि क्या हो गया, w क्या हो गया तुम्हारे पास। हम लोगों ने क्या करें, अब इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के
इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करा इसके इनवर्स से, तो ये दोनों तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। एक इनवर्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, राइट। राइट, सॉरी। तो ये क्या बन जाएगा, आई डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई, राइट। एंड तुम ये आई को भी हटा सकते हो बिकॉज ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से डब्ल्यू पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन गया, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज एक्स इनवर्स एक्स ट्रांसपोज वाई। वाओ, तुम अगर इस एक्सप्रेशन की पावर समझो ना, ये जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हें ये बोल रहा है कि यार मैं कॉस्ट को इस फॉर्मूले में अगर मैं सारे अपने इनपुट्स एक्स और वाई डालूं, अपना ट्रेनिंग डेटा डालूं, तो मेरे पास एक ऐसा डब्ल्यू का वैल्यू आएगा जिसको अगर मैं कॉस्ट फंक्शन में पुट करूंगा तो उससे मिनिमम कभी कॉस्ट फंक्शन हो ही नहीं पाएगा। ग्रेडियंट डिसेंट में क्या करते थे हम लोग, ग्रेडियंट डिसेंट में तो हम लोग डब्ल्यू को सेट करते थे और फिर उसको मिनिमम की तरफ लूप बाय लूप एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद ऐसे टाइम स्टेप बढ़ते थे और वो डब्ल्यू कम होता था। ये उस टाइम स्टेप की जगह एक बारी में कंप्यूट करेगा सब कुछ और तुम्हें डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू दे देगा कॉस्ट फंक्शन की, कौन से वेट्स के लिए। तो तुम्हारा वेट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट आएंगे और ऐसे आएंगे जैसे तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए, राइट। राइट। तो अब सर अगर ये इतना अच्छा मेथड है तो हम लोग इसी को यूज क्यों नहीं करते, हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट क्यों चलाते रहते हैं। मैंने बोला ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारा कि भाई ग्रेडियंट डिसेंट क्यों चलाते रहते हो जब तुम्हारे पास डायरेक्टली, तुम्हारे पास तो गोल्डन रूल है यार कि ये निकालो, ये मैट्रिक्स निकालो और आंसर आ गया तुम्हारे पास, है ना। अब इसका भी एक कारण है क्यों, तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो नेस्टी इनवर्स सिंबल है। हाँ देख रहे हैं यार, बिल्कुल देख रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि यार ये जो फॉर्मूला है ना, अब देखो मैं तुम्हें नोट डालता हूँ यहाँ पे, क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन is very computationally heavy, computationally heavy। क्योंकि देखो वहां पे तो तुम लोग क्या कर रहे थे, ग्रेडियंट डिसेंट में तो तुम लोगों ने एक बार ग्रेडियंट कैलकुलेट करा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई और फिर डायरेक्टली वेट्स को w माइनस ईटा टाइम्स ऑफ लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू w निकाल लिया, राइट। राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम लोग इस मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकालोगे, वो इटसेल्फ मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में तुम्हें n क्यूब कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए मान लो कि मैट्रिक्स इन्वर्स कैलकुलेट करना इज इट सेल्फ वेरी कॉम्पिटिशनली हैवी। उसके बाद तुम लोग ये और मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस कैन वर्क ओनली विद अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। जब तुम्हारे पास मान लो, मतलब आई आई कांट से अ डायरेक्ट मेट्रिक क्योंकि ऑब्वियसली वो तो हमको देखना पड़ता है कि कौन से डेटा सेट पे कितना टाइम लग रहा है। बट जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 डेटा सैंपल्स हैं, 1000 डेटा सैंपल्स हैं, जितना कंप्यूटर के लिए इस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए फीजेबल है करना, तो तुम ये वाला मेथड अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अप्लाई होगा। बट जहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे 1 मिलियन तुम्हारे पास सीएसवी में एंट्रीज हैं, इतने बड़े बड़े डेटा सेट्स के लिए जब तुम इतना हैवी कंपटीशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दैट इज वाई टू कीप थिंग सिंपल, ग्रेडियंट डिसेंट एक एफिशिएंट सोल्यूशन निकल के आता है कि यार हम लोगों को बिल्कुल एफिशिएंट, बिल्कुल बेस्ट वेट्स नहीं मिले, बट इतने अच्छे वेट्स मिल जाए कि हमारा यूज केस उससे फुलफिल हो जाए। ठीक है। अब मान लो यार कि इसका एग्जांपल क्या दूं कि यार मान लो एक ऐसा गोल्ड है ना, एक ऐसा गोल्ड का माइन है जो कि बिल्कुल ऑप्टिमल है ना, जो बहुत अच्छा गोल्ड है। अब उससे थोड़ा सा मतलब इम्प्योर गोल्ड यहाँ पे है, तुम अगर इस पे पहुंच पाते हो और इस गोल्ड की रेट भी बहुत अच्छी है, तुम खुश हो तो तुम लोग यहीं से एग्जिट कर जाओगे। तुम क्यों अपना और टाइम एफर्ट, माइनिंग का एफर्ट कर करके यहाँ पे ऑप्टिमल तक जाओगे। यूज केस के हिसाब से ग्रेडियंट डिसेंट क्या बोलते हैं कि यार तुम जितना ज्यादा चलाओगे उतने मैं एफिशिएंट सोल्यूशन देते जाऊंगा, तो जितना तुम्हारी यूज केस सेटिस्फाई हो जाए तब तक इसको रन करो, उसके बाद इसको रन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर एफिशिएंट देन क्लोज फॉर्म सोल्यूशन। ठीक है। बट अगर कोई तुमसे पूछे कि सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट ही एक अकेला तरीका है, नहीं, क्लोज फॉर्म सोल्यूशन वर्क्स बट इट वर्क्स फॉर स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है जी। ठीक है। तो यार एक और कारण जो है जिसके हम लोग क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन यूज नहीं करते हैं और ग्रेडियंट डिसेंट को प्रेफरेंस करते हैं, बिकॉज इस पे ना सिंगुलर मैट्रिक्स वाले इश्यूज भी आ सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स वाले इश्यूज का मतलब क्या है, सिंगुलर इश्यूज वाले मैट्रिक्स का मतलब ये है कि यार अंडर सम कंडीशंस, राइट,
देखो, अंडर सम कंडीशंस क्लोज फॉर्म फेल्स। ठीक है जी, क्लोज फॉर्म फेल्स। अब वो कौन सी कंडीशंस है? काफ़ी कंडीशंस होती है, बट एक तो तुम्हारा क्लोज फॉर्म सोल्यूशन हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते? फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशन, राइट, जैसे हमने अभी डिस्कस करा। सेकेंड चीज़ जिसके लिए जब हम लोग क्लोज फॉर्म सोल्यूशन यूज़ नहीं करते हैं, वो ये है कि यार इफ़ फीचर्स आर फीचर्स आर हाईली कोरिलेटेड, हाईली कोरिलेटेड। अच्छा, अब ये नई टर्म आई सर, कोरिलेटेड का मतलब क्या होता है? कोरिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यार देखो, पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, समझो। मान लो तुम्हारे पास ये है ये है तुम्हारे पास, मान लो कि ये गोल्ड है, एंड ये है तुम्हारे पास वेज कॉस्ट, वेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, अब अगर जैसे जैसे लेबर जो है वो महंगी होती जाती है, तो लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो गोल्ड का जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर गोल्ड का एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो भाई ये सारा का सारा तो कंज्यूमर से ही लेंगे। तो अगर मैं ऐसा मान लें कि यार जैसे जैसे वेज लेबर की बढ़ते जा रही है, वैसे वैसे गोल्ड के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो गोल्ड और वेजेस के साथ में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर ये लाइन ऐसे है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड अगर यहीं ये ट्रेंड उल्टा होता है कोई हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में, तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि यार अगर गोल्ड बढ़ने से वेजेस कम हो रही है, तो उसको अपन क्या कह देंगे? नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर फीचर्स के बीच में हाईली कोरिलेशन है, मतलब फीचर्स के बीच में ये कोरिलेशन है कि यार ऐसा मान लो कि ये डीएसए है और ये सीजीपीए है। ठीक है, ये तुम्हारे पास डीएसए है एंड ये तुम्हारे पास सीजीपीए है। अब अगर हाई कोरिलेशन है कि भाई जैसे जैसे डीएसए बढ़ रहा है वैसे वैसे सीजीपीए भी बढ़ रही है, तो इन सारे सिनेरियोज में तुम्हारी जो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स? ये वाली मैट्रिक्स जिसका इनवर्स कैलकुलेट हो रहा है, जो एक्स ट्रांसपोज एक्स है, ये जो सॉरी ये जो एक्स ट्रांसपोज एक्स है, ये मैट्रिक्स नॉन इन्वर्टेबल बन सकती है एंड इश्यूज कॉज कर सकती है। अच्छा सर, अगर ये नॉन इन्वर्टेबल बन गई और हमने इसको तब भी चला दिया तो क्या होगा? चला दिया, अगर मान लो कि एक्स ट्रांसपोज एक्स नॉन इन्वर्टेबल हुई, तो यार यहाँ पे तो हम लोग कंप्यूट ही नहीं कर सकते इसको, इन्वर्स तो कंप्यूट करना ही पड़ेगा। अब बट अगर इन्वर्टेबल हुआ ही नहीं तो क्या करेंगे? देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सूडो इन्वर्स। ठीक है, इसकी डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सूडो इन्वर्स लेके फिर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यार आई थिंक कि इस वीडियो के लिए इतना ही है। ठीक है, और भी बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे L1 रिग्रेशन हो गया, L2 रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, एंड बाकी जो ML के कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी स्टैटिस्टिक के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर है, ये सारे के सारे वीडियोस अलग अलग वीडियोस आएंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे आएंगे। तो गाइज तुम्हें कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताना, जो भी फीडबैक हो तुम्हारा कमेंट्स में बताना। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी।